जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए पहले तो हम माफी चाहेंगे, क्योंकि कारण ऐसा है कि जो कंटेंट मैं आज आप लोग को बना कर लेकर आया हूं ना, मेरे भाई बहुत मेहनत लगी है उसको बनाने में। घंटों की एक सोच, ठीक है, और लगभग एक दिन लग गया मुझे इस पीपीटी को बनाने में। काफी सारी चीजें मैंने सोची कि किस तरीके से क्या करें अभी कि बच्चों का फायदा हो। तो थोड़ा सा मैं आपको एक ब्रीफ देता हूँ, उसके पहले आप लोग वीडियो को हर जगह पे शेयर कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जैसा कि आपको पता है कि अभी सीजल 2022 का पेपर हुआ है और इसके बाद हमारे काफी सारे पेपर होने वाले हैं 2023 के अंदर में। बहुत भारी संख्या में वैकेंसी भी है किसी किसी पेपर में, और किसी किसी पेपर में बहुत कम संख्या में वैकेंसी भी है। बच्चे परेशान हैं इस बात को लेकर कि सही तरीका क्या है तैयारी को करने का। अभी 22 के रिजल्ट का सेलिब्रेशन चल रहा है, ठीक है, वो एक अलग चीज है, लेकिन आपका सिलेक्शन कैसे होगा इस 2023 में, आपके ऊपर वर्दी कब चढ़ेगी, किस तरीके से जो है आप अपने आप को बेहतर कर पाओगे। तो काफी समय के बाद मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ाई करना है, कहाँ से पढ़ाई करना है, किन किन सोर्सेस को फॉलो अप करने हैं। क्योंकि कई सारे टॉपर्स के इंटरव्यू लेने के बाद बहुत सारी चीज़ों का मुझे रियलाइज़ हुआ कि आज के समय में तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए कि सिलेक्शन हो पाए। घंटों की गई मेहनत ही सफलता लेकर नहीं आती है, कम समय में अच्छे तरीके से मेहनत जो है वो आपको सफल इंसान बना देती है जीवन में। और उन चीज़ों का जो है मैंने लैक देखा है आज के समय में बच्चों में, कि एक बिना दिशा के एक तैयारी चले जा रही है। हम पढ़े तो जा रहे हैं लाइब्रेरी के अंदर घंटों घंटों, लेकिन वो सही तरीके से डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, एक वो सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते हमारी मेहनत भी बेकार चली जा रही है। तो इसीलिए मैंने आज का लिखा है कि टारगेट 2023, अब ये सभी एग्जाम्स के लिए है। तो एक एक करके मैं आपको सारी बातें मेरे भाई बताता हूँ। मैंने कहा ना कि जैसे बहुत मेहनत लगा है इस कंटेंट को बनाने में, इसीलिए आप लोगों से मेरे भाई रिक्वेस्ट है यहाँ पे कि इस वीडियो को हर जगह पे शेयर कर दीजिए। अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग संख्या में वैकेंसी है, लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर सीजल 2023 को लेकर, तो 8000 से भी कम के संख्या में आपको वैकेंसी रिपोर्ट की गई है, जो कि लगभग अगर हम माने तो सीजल 2022 के वैकेंसी का लगभग 25% से भी कम है। ठीक है, अगर 35,000 मान लो तो उससे 25% से भी मेरे भाई ये कम है, यानी एक चौथाई वैकेंसी। इसी तरीके से बाकी एग्जाम्स में भी अगर आप देखोगे तो सीएचएसएल में भी जो वैकेंसी आई है वो काफी कम है, 1600 के करीब में, जबकि पहले 4000 4500 के करीब में वैकेंसी जाती थी। तो एसएससी के जितने भी एग्जाम्स है, देखो एक रोजगार मेला था और मोदी जी का मिशन था, इसी वजह से 2022 में उन्होंने बहुत जोर डाला कि भारी भारी संख्या में वैकेंसी लेकर आते हैं, लेकिन 2023 में इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा आप लोगों को, और हर पेपर में वैकेंसी जो आएगी वो लगभग कम आएगी। अब ये कम वैकेंसी के कारण क्या है यहाँ पर, क्या इससे फायदा होने वाला है बच्चों को या नुकसान होने वाला है, और किस लेवल तक का नुकसान हो सकता है अगर हम बात करें यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा यहाँ पे कि देखो नुकसान तो होगा, ठीक है, और अलग अलग पेपर के बारे में भी हम यहाँ बात कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटे से पेपर का एग्जांपल देके दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि जो बच्चे सिर्फ, जैसे जो मैं सीजल के लिए बात करूंगा तो वो ऐसा नहीं है कि वो सीजल के लिए ही लागू होगा, आने वाले हर एग्जाम पर उसका इफेक्ट पड़ने वाला है, चाहे वो सीपीओ की परीक्षा हो, सीएचएसएल की हो, जीडी की हो, एमटीएस की हो, लगभग सभी एसएससी एग्जाम्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चों का एक सबसे ज्यादा फियर फैक्टर है कि सीजीएल 2023 में क्या होने वाला है। मैंने पहले आप लोगों से कहा था कि आप इंतजार करना मेरी एक ऐसी वीडियो का जिसमें मैं आपको बताऊंगा पूरी की पूरी वास्तविकता की सच्चाई क्या है, ठीक है। अभी आप लोगों ने 2022 का पेपर दे दिया, बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ और बहुत जो है कुछ नंबर से कम रह गए। अब जो कुछ नंबर से मेरे भाई कम रह गया, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, या जो फ्रेशर है जो आगे पेपर देने की सोच रहे हैं, उनके में मेरे भाई हर्डल्स क्या आने वाले हैं। अगर हम सिर्फ एक एग्जाम की बात करें सीजल 2023 की, तो उसके में क्या क्या हर्डल्स हैं, हर्डल्स का मतलब बाधाएं क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर आप बाधाएं यहां पर देखोगे तो रिपीटर्स, ठीक है, बहुत भारी संख्या में इस बार रिपीटर होने वाले हैं। रिपीटर कौन है और क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। हर बार जो पेपर होता है तो लगभग उसमें अगर 10,000 वैकेंसी आई है ना, तो 6,000 से 7,000 लोग वो सेलेक्ट होके जाते हैं जो रिपीटर होते हैं या ऑलरेडी किसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सीजल 2022 में उन लोगों ने काफी भारी मात्रा में सिलेक्शन लिया जो ऑलरेडी सीजल 2021 में सेलेक्टेड थे। कारण बड़ा सिंपल होता है, या तो उनको उनका मनचाहा पोस्ट नहीं मिलता है, या फिर मेरे भाई यहाँ पर जो है
उनका अपना स्टेट नहीं मिलता है। इसलिए इस बार हमने बच्चों से रिक्वेस्ट भी किया कि जो लोग सीजल 2022 में सेलेक्ट हो गए वो लेखपाल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना जाएं। फालतू का कंपटीशन बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो हर्डल सबसे पहले क्या है, रिपीटर है। अगर 2021 वालों ने 2022 में पेपर दिया है तो ये तय है मेरे भाई कि ये 2022 वाले भी 2023 में गारंटेड पेपर देंगे ही देंगे। ठीक है, पहले क्या होता था कि रिपीटर्स की संख्या कम होती थी क्योंकि इसके पहले इतनी वैकेंसी नहीं आती थी। हर बार फिक्स रहता था 8,000 से 10,000 के करीब में वैकेंसी आनी है, तो रिपीटर भी लगभग उसी के 50-60% हुआ करते थे। इस बार चूंकि वैकेंसी की संख्या बहुत ज्यादा थी 2022 में, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो सेलेक्ट हुए और बहुत एक भारी संख्या में ऐसे लोग हैं जो थोड़े थोड़े नंबर से मेरे भाई सेलेक्ट नहीं हो पाए। एक एक नंबर पर 2-2 हजार 3-3 हजार लोगों का मार्जिन देखने को मिला है और ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो यानी वो रिपीटर शांति से बैठने वाले तो है नहीं, जाहिर सी बात है वो इस बार भी पेपर देंगे। ठीक है, और कुछ लोग जो 2022 में सेलेक्ट हो गए हैं तो वो सेलेक्ट हो गए हैं, उनको होम स्टेट नहीं मिलेगा अभी। अब जब ज्वाइनिंग आएगी तो देखेंगे पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के पोस्ट पे कोई सेलेक्ट हुआ है, होम है यहाँ पर यूपी में, ज्वाइनिंग मिली है केरला में, तो वो मेरे भाई दोबारा से ये 2023 का पेपर देगा। उसको मौका मिलेगा तो वो सीजीएल का भी पेपर देगा, उसको मौका मिलेगा तो सीएचएसएल का भी पेपर देगा। तो ये आने वाले 2023 के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा हर्डल है। ठीक है, साथ में उन लोगों का जैसे मान लो कि जो टैक्स असिस्टेंट या बाकी पोस्ट पर सेलेक्ट हुए हैं वो और बेहतर पोस्ट के लिए दोबारा से 2023 का पेपर देने वाले हैं। ये भी एक 2023 के फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ा हर्डल है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें तो बहुत कम वैकेंसी। ठीक है, 2023 में अगर आप देखेंगे तो 2022 के तुलना में लगभग 25% के बराबर की वैकेंसी है और 25% से भी ये कम होने वाली है, 20 से 25% के बीच में रहने वाली है। अब क्या होता है कि जैसे मानो वैकेंसी कम है और अप्लाई करने वाले उतने ही लोग हैं मेरे भाई, एप्लीकेशंस थोड़ी कम हो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि इस बार 12th में कम बच्चे पास करेंगे या इस बार कम बच्चे ग्रेजुएट होंगे या इस बार लोग सीजीएल की फॉर्म कम भरेंगे, बिल्कुल भी नहीं ऐसा होगा। जो तैयारी करने वाले पहले जितनी संख्या में थे अब भी लगभग उतनी ही संख्या में होने वाले हैं। वैकेंसी कम होगा तो उसका प्रभाव उसके कट ऑफ पर पड़ेगा, उसका प्रभाव उसके सिलेक्शन पर पड़ेगा और ये भी एक बहुत बड़ा हर्डल है कि आपको आसानी से सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। इस बात का ध्यान रखिए। तीसरा पॉइंट मैं आपको बोलूं तो ओवर क्राउडेड सिचुएशन होगी। ये ओवर क्राउडेड शब्द मैंने क्या इस्तेमाल किया है, कारण बताते हैं। देखिए 2022 में जब भारी मात्रा में सिलेक्शन वैकेंसी आई, अब इस सिचुएशन में मेरे भाई क्या हुआ, 2022 वाले हालात में अगर मैं बात करूं तो जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे या फिर आपको बैंकिंग या रेलवे अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, इतनी भारी संख्या की वैकेंसी को देख के इन्होंने सीजीएल 2022 का फॉर्म भरा और ना सिर्फ फॉर्म भरा बल्कि मेरे भाई सिलेक्शन भी लिया इन लोगों ने। कई ऐसे टॉपर्स और सेलेक्टेड कैंडिडेट से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि सर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे लेकिन नोटिफिकेशन जिस दिन से आया हमने अपनी यूपीएससी की तैयारी को बंद कर दिया और एसएससी में लग गए और मैंने उनको 8 महीने में सेलेक्ट होते भी देखा है पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट में। अब मानो 10 बच्चे जो है वो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की एसएससी के लिए, ठीक है, उसमें से मेरे भाई 5 या 6 सेलेक्ट हो जाते हैं और बाकी नहीं होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि अब यहाँ पर हम अपनी जो है वो तैयारी को बंद कर देंगे, हम एसएससी का पेपर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। जब वो बंदा इतना सोचेगा कि यार इस लेवल तक की तैयारी हो चुकी है, थोड़ा सा ही तो और करना है, थोड़ा सा और करेंगे तो क्या पता हमारा सिलेक्शन हो जाए। यानी इस बार 2023 में वो लोग भी आपका फॉर्म भरेंगे जिनका सिलेक्शन 2022 में रह गया है और जो अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते थे। और जाहिर सी बात है कि जो बंदा यूपीएससी की तैयारी कर चुका है उसका थोड़ा सा जीएस अच्छा होगा, थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन अच्छा होगा, उसका थोड़ा आईक्यू लेवल भी जो है वो आपसे ज़्यादा बेहतर होने वाला है। तो एक टफ कंपटीशन आपको आपके पेपर में देने वाला है। और अगर वैसा पर्सन सीएचएसएल का एग्जाम भर देगा तो सीएचएसएल वालों का क्या होने वाला है ये तो वो खुद ही जाने। एक तो 1600 वैकेंसी, उसके ऊपर से एक टफ कंपटीशन भी मिलेगा, लेकिन इसके बाद भी आप सिलेक्शन कैसे ले पाओगे मैं आपको वो बताऊंगा। फिलहाल मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, क्योंकि मैं जब इसे बना रहा था तो मेरा टारगेट बस ये था कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाया जाए फ़ायदा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए और लगभग हर जगह पर इस वीडियो को शेयर करिए आप लोग। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं हाई कट ऑफ के बारे में। अगर किसी का माइंडसेट यहाँ पर ये है कि हम कट ऑफ के अनुसार प्रिपरेशन कर लेंगे तो आप शायद ये सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। ठीक है, 2022 में बच्चों को मुंह की खानी पड़ी है, स्पेशली तब जब अलग अलग चैनल्स पे चल रहा था कि हमारा इतना कट ऑफ जाएगा तो 260 पे जो है वो ओबीसी का सिलेक्शन हो जाएगा, 261 पे ओबीसी का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन एट द एंड आप लोगों ने देखा कि जो रेस में दौड़ रहे थे किस तरीके से मेरे भाई बाहर हो गए। और इतनी भारी संख्या में वैकेंसी होने के बाद जब कट ऑफ इतनी ज़्यादा गई है तो वैकेंसी जब कम होगी तो मेरे भाई उस समय कट ऑफ का आप एक्सपेक्टेशन लेकर चलो कि क्या ही कट ऑफ होने वाला है।
यानी कोई भी चीज़ आपके फेवर में नहीं है सीजल 2023 में। एक बहुत बड़ा हर्डल आपके सामने है। बट फिर वही बात होती है ना कि कहा जाता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल इस दुनिया में नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। सारी की सारी चीज़ें मेरे भाई पॉसिबल हैं, लेकिन वो तब पॉसिबल है जब आपकी मेहनत हो। हम कुछ ऐसा रणनीति बनाएंगे यार। पॉसिबल तो यहाँ पर एक वक्त मगध साम्राज्य में अगर आप देखो, जब धनांधर राजा थे तो उस समय किसी ने सोचा था क्या कि चंद्रगुप्त जो है वो राजा बन सकते हैं और अपना गुप्ता एम्पायर खड़ा कर सकते हैं? नहीं हो सकता ना। लेकिन चाणक्य की उस नीति ने, उस रणनीति ने, उस स्ट्रेटजी ने मेरे भाई जो है चंद्रगुप्त को गद्दी पे बैठा के छोड़ा। और ना सिर्फ चंद्रगुप्त बैठे बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ी भी जो है वो राजा 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 बनते चली गई। तो एक साधारण बालक से भी राजा वो बन पाए और इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। तो ये तो सीजल 2023 का एक छोटा सा पेपर है। पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता है अगर रणनीति सही हो तो। लेकिन वो रणनीति किस तरीके से हम लगाएंगे, क्या हमारा सही स्ट्रेटजी होना चाहिए, हम उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 मेरे भाई की ओवरव्यू, पहले आपका आकलन। ठीक है कि आपको करना क्या है। मेरा मानना यह है कि अभी जैसे लगभग बहुत सारे बच्चों ने सीजल 2022 का पेपर दिया होगा और उनमें से जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए होंगे, ठीक है, मेंस तो लगभग दिया ही होगा, और जो सेलेक्ट नहीं हुए होंगे, जिनका सिलेक्शन में नाम नहीं हुआ होगा, सबके पास आंसर की जरूर होगा। ठीक है। साथ में जो नए फ्रेशर बच्चे हैं जिन्होंने जो है अभी तक पेपर दिया ही नहीं है और उनको बारे में पता ही नहीं है मेरे भाई, तो वो भी क्या करें कि यहाँ पर मेंस का आंसर की डाउनलोड करके और उसका पेपर देने का कोई कोशिश करें ऑनलाइन मॉक के माध्यम से। ठीक है। एक बार कोई पेपर बिना मतलब देखे, बिना आंसर को देखे, आप कोई भी किसी भी शिफ्ट का एक बार पेपर जरूर अटेम्प्ट करो, अगर कोई भी मॉक टेस्ट वाला देता है तो। और अगर नहीं देता तो खुद से पीडीएफ निकाल के टाइमर लगा के एक बार मॉक दो। ठीक है। वो जो आपकी आंसर की बनेगी, तो फिर उस आंसर की में सबसे पहले यहाँ पर ये देखना कि आपके वीक एरिया क्या थे। जैसे कल एक स्टूडेंट आया मेरे पास और कहा कि सर बहुत मेहनत की थी सीजल 2022 में, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बड़े प्यार से मैंने कहा बेटा आंसर की खोल एक बार। उसने अपना आंसर की दिखाया मुझे। उस आंसर की में मुझे कई ऐसे लूपहोल्स देखने को मिले जो उसकी नज़रें से बार बार ओझल हो जा रहा था। मैथ्स में अच्छे नंबर है, 90 में 87 है, लेकिन रीजनिंग में वहीं पे 61 मार्क्स थे, इंग्लिश में वहीं पे 110 नंबर थे। अब उसको लग रहा है कि नहीं इंग्लिश का स्कोर बहुत अच्छा है, जबकि मेंस में 135 नंबर के पेपर में 110 नंबर यानी 25 नंबर तो आपके वहीं पर खत्म हो गए। 90 नंबर में 61 नंबर रीजनिंग में लेके आना यानी 29 नंबर तो आपके वहीं पर खत्म हो गए। और आपको लगता है कि आपने पेपर बहुत अच्छा दिया है। ये वो पेपर थे जिनमें बहुत ज्यादा स्कोर किया जा सकता था। मैं कभी भी इस बात को नहीं कहता हूं कि जीएस में आपका स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए। रीजन मैं बताऊं, वो आपके एक तरीके से लक के ऊपर है। जिस दिन आपका पेपर है, क्या पता उस दिन वही क्वेश्चन आया हो जो आप पढ़कर गए हैं, या एकदम डिफरेंट पूछ दिया हो जो आपने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन अगर इंग्लिश की, रीजनिंग की और मैथ्स की बात करें तो ये एक प्रेडिक्टेड पेपर होता है कि हाँ हम जितना पढ़कर जा रहे हैं लगभग उसी के आसपास की चीजें हमारी आने वाली हैं और इतना ही हमारा होने वाला है। अब उस केस में यहाँ पर जो है थोड़ी सी जिसकी सटीक रणनीति है और सही मेहनत है वो सिलेक्शन लेके जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको अपने वीक एरिया देखने होंगे और तोरो ही देखना होगा मेरे भाई। एक एक पॉइंट को आपको वहां पर देखना होगा कि अच्छा मेरे मैथ्स में क्वेश्चन का सही हुए, कितने क्वेश्चन मेरे गलत हुए, इंग्लिश में मेरा कितना सही हुआ, कितना मेरा गलत हुआ, रीजनिंग का मेरा क्या हाल है, कौन कौन से टॉपिक ऐसे थे जिसके क्वेश्चंस को मैं गलत करके चला आया। सिली मिस्टेक्स को अपने नोट डाउन करना है कि यार क्या गलतियां रही मेरी, किन सवालों पर मैंने ज्यादा समय ले लिया, किन पर मुझे थोड़ा कम समय लेना था, किस क्वेश्चंस के मेरे अप्रोच बहुत वाहियात थे जिसमें मुझे 4 से 5 मिनट लग गए एक सवाल को लेके। ये कंप्लीट मेरे भाई एनालिसिस आपको करना है। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये बोलूंगा कि वाई 260 आउट ऑफ 390। मैं एक नॉर्मल से स्कोर यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। कई सारे बच्चे मेरे पास आए कि सर हमारा 260 के अराउंड स्कोर बन रहा है और हम फलानी कैटेगरी से सिलेक्शन तो हो जाएगा ना। मेरे भाई 260 पर आप सिलेक्शन की उम्मीद कर रहे हो। अलग अलग यूट्यूब पर भी 260 को एक बड़ा बढ़िया स्कोर बताया जा रहा था कि सिलेक्शन लेना है तो इतना मेरे भाई काफी है। बट मैं आपको एक बात कह के चल रहा हूं, जरा आप इस 260 को देखना, ये 390 का कितना परसेंट है आप खुद ही देखकर चलो मेरे भाई। 66% के करीब में आप नंबर लाकर ये सोच रहे हो कि एसएससी जैसे पेपर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत ही वाहियात माइंडसेट है। रीजन मैं आपको बता रहा हूं, आप अभी भी 130 नंबर शॉर्ट है। अब मैं ये बात अच्छे से जानता हूं कि 390 में 390 नहीं लाया जा सकता है, लेकिन मेरे भाई कम से कम टारगेट 330 प्लस का तो हो सकता है। 330 प्लस तो लाया जा सकता है। आपको कम से कम जो है 300 प्लस स्कोर करना चाहिए था। एक अच्छे सिलेक्शन के लिए 330 प्लस स्कोर करना चाहिए था, लेकिन आप यहाँ पर 260 पे दिल लगी करे बैठे हो कि हमारा इतने में सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो सबसे गलत बात है यार।
ऐसा तो करना ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं करना था। इस बात को ध्यान रखिए, आप इतने स्कोर पर तो सिलेक्शन ले ही नहीं पाएंगे। और इस बार के वैकेंसी के अनुसार आपने ये बात अच्छे से देख लिया है। और मुझे जहां तक लगता है ना, मैं गारंटी बता रहा हूँ, अगली बार ऑल इंडिया रैंक 1 से 10 जो है ना, वो 260 पे नहीं 360 पर होने वाला है। 260 पर तो ऐसे भी इस बार कुछ नहीं रहा, लेकिन अगली बार की जो कट ऑफ जाएगी ना, वो 360 प्लस जाने वाली है टॉप पोस्ट के लिए। ये मेरा अभी से दावा, मेरा यही क्लिप सेव करके आप रख लेना। तो ये जो 260 पर लाकर भी अगर सब सिलेक्शन की उम्मीद कर रहे थे, तो ये सबसे बड़ा एक मुझे लगा जो गलती था जो बच्चों ने की, और इतना नहीं करना चाहिए था। आपको अपने मॉक टेस्ट के स्कोर को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करनी थी। कई बार बच्चा मेरे से पूछता भी है कि सर कितना कट ऑफ लेकर आ जाए या कितना नंबर लाएं कि हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाए। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि मेरे भाई, कट ऑफ के अनुसार पढ़ाई करोगे सिलेक्शन कभी नहीं होगा। टॉप स्कोर के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, कट ऑफ बड़े प्यार से क्लियर हो जाएगा। यकीन मानिए, आज मेरे पास 4 से 5 गवर्नमेंट हो गया, मैं गवर्नमेंट जॉब हो गया, मैंने सारे निकाले, लेकिन मैंने कभी भी है ना प्री का कट ऑफ देख के पढ़ाई नहीं किया। जब भी प्री का रिजल्ट आता था, मेरा 180 प्लस स्कोर रहता था, और हमेशा मैं अपने दोस्तों से बोलता था हाँ देख लेना कौन से वाले लिस्ट में नाम है। और AA की लिस्ट में भी नाम होता था और मेरे भाई लिस्ट 3 में भी नाम होता था। कट ऑफ कितना गया कितना नहीं गया मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना जरूर पता होता था कट ऑफ 130 से 150 के बीच में है। लेकिन एक सही कैंडिडेट जिसको आगे चल के सिलेक्शन लेना है, वो कट ऑफ को ना देख के अपने नंबर को देखता है कि उसको अपने नंबर को हमेशा 170 प्लस लेकर आना है। जिस बच्चे का प्री में ही इसको स्कोर 130 140 आ रहा है, तो मेरे भाई वो सिलेक्शन के लिए बना ही नहीं है। इस बात को माइंडसेट लेके चलो। आप सिर्फ मुझसे नहीं, आप किसी भी टॉपर से बात करके देख लो, सिलेक्शन के लिए बड़े प्यार से प्री में 150 प्लस स्कोर चाहिए। हो सकता है मेरी बातें आज आपको ऐसी लगी कि सर क्या डरा रहे हैं हमें या कुछ ऐसा कह रहे हैं, बट रियलिटी है। और कहते हैं ना कि सच्चाई थोड़ा सा शुरू में डर पैदा करती है, थोड़ा सा कड़वा लगता है हमें, लेकिन मेरे भाई वास्तविकता में अगर जिए इंसान तो ज्यादा सही है। ठीक है, इसीलिए 150 प्लस आपका प्री में स्कोर होना एक बहुत जरूरी बात है, क्योंकि अगर उससे कम आ रहा है तो आप ऐसे भी सिलेक्शन के बाहर हो, फिर तो आप अपने सिलेक्शन की उम्मीद करो ही मत मेरे भाई। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कहा कि अब मेंस में भी आपको एक बहुत अच्छा स्कोर लेके चलना होगा और प्री में भी एक बहुत अच्छा स्कोर लेके चलना होगा, नहीं तो सिलेक्शन की उम्मीद करना बेकार है। तीसरी बात मेरे भाई यहाँ पर करते हैं कि जब आप एनालिसिस करना अपने मेंस के आंसर की का, तो उसमें आप ये देखना कि आपके ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम क्यों रहे। और अगर आपने तुक्केबाजी में नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपने बढ़ा दिए कि लास्ट समय में आपका कोई भला नहीं हो रहा था तो आपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाए, तो ऐसा नहीं करना था। ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। क्या आप पेपर में नर्वस थे, क्या पेपर में जो है एक तरीके से कैलकुलेशन आपको परेशान कर रहा था, या आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, या आप कंसेप्ट में फंस चुके थे, या किसी किसी सवालों में आपने बहुत ज़्यादा समय ले लिया। हर एक पॉइंट आपको अपना एनालिसिस में लिखना है। यही मेरे भाई पॉइंट जो है ना आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, क्योंकि इन्हीं गलतियों पर आपको काम करना है। फिर वही बात हो गई कि हम एक युद्ध हारे और उन गलतियों से कुछ नहीं सीखा तो आगे आने वाले हर एक युद्ध को हम हारने वाले हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अपने आंसर की को देखकर एक एक पॉइंट को मेरे दोस्त यहाँ पर एनालाइज करना कि ये गलतियां हुई तो क्यों हुई और इस पर मुझे काम कैसे करना है। ये बहुत जरूरी बात है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक छोटी सी बात दोस्त यहाँ बता दूं। ठीक है, तो अब काम मेरे भाई करना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट वर्क टू डू। ये आपने गलती सारी की सारी नोट कर ली, सारे पॉइंट आपने जॉट डाउन कर लिया कि चलो मेरा इंग्लिश में ये रहा, मेरा रीजनिंग में ये गलती मुझसे हो गया, मैथ्स में मेरे से ये गलती हो गया। इस तरीके से करके सारे पॉइंट नोट डाउन करने के बाद अब काम क्या करना है। काम नंबर 1 मेरे भाई, अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। बिल्कुल, अपने सिलेबस को दोरोली कंप्लीट करना है। बहुत बार हमें ऐसा लगता है ना कि फलाने सर की यूट्यूब की फलानी वाली मैराथन देख के चले जाएंगे तो सीजीएल का प्री निकाल लेंगे, और प्री अगर गलती से निकल जाएगा तब जाकर मेंस का बैच लेके हम पढ़ाई कर लेंगे। तो वैसे बच्चे का सिलेक्शन तो पहले ही कट आउट हो जाता है। ठीक है, जो एक मैराथन के दम पर जाकर पेपर में बैठता है, बड़ा खुश हो जाता है कि 25 सवाल में 20 तो करके चले ही आए हैं, फिर वैसा बैचा सबसे पहले मेंस के दिन सबसे पहले अगर बाहर होने वाला कोई होता है तो ये वही स्टूडेंट होता है। एक होती है कि वास्तविकता में जीना और एक होता है मेरे भाई ख्याली पुलाव में जीना। इन दोनों में बड़ा फर्क सा है। ठीक है, मैराथन के दम पे या 10 घंटे की वीडियो के दम पे या रिवीजन के तौर पे मेरे भाई इससे सिलेक्शन नहीं होता है। वो एक रिवीजन के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन डेप्थ कंसेप्ट के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप किसी भी टॉपर के इंटरव्यू सुनो, किसी भी चैनल पर किसी ने भी लिया हो, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन उसके इंटरव्यू से हमेशा अगर एक बात झलकेगी, अगर वो जेन्युइन कैंडिडेट है और जेन्युइन जगह पर इंटरव्यू दे रहा है तो हमेशा अपनी मेहनत के बारे में आपको बताएगा कि किस तरीके से उसने कितने घंटे पढ़ाई की, कितने घंटे उसने मेहनत की, तब जाकर सिलेक्शन हुआ। ठीक है, मैं हमेशा बोलूंगा रेमो सर का जो चलता है रेमो विद टॉपर, अगर आपको कोई जेन्युइन टॉपर का इंटरव्यू देखना है तो आप वहां जाकर देखो। 1% भी फेक बातें नहीं होती है, जो भी बात होती है बड़ा जेन्युइन सा वो इंटरव्यू लेते हैं और वहां पर एक एक टॉपर अपनी सच में रियल स्ट्रेटजी जाकर बता के जाता है। ठीक है,
थोड़ा सही सा लगता है तो वहाँ पर आप जो है चीज़ों को देखो और अपना कंप्लीट सिलेबस, मैं आपको बोलूँगा यहाँ पर कि अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने पे जोर लगा दो। मैथ्स में अगर मानो मेंसुरेशन नहीं आ रहा है तो मेरे भाई डेप्थ लेवल पर सीखो, ज्योमेट्री नहीं आ रहा है तो डेप्थ लेवल पर सीखो, वोकैबुलरी अगर 1000 ही वर्ड याद है तो इस बात को मान के चलो कि सिलेक्शन के लिए 5000 वोकैब चाहिए थे। समझ रहे हो इस बात को लेके? यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे भाई PQRS वहीं पर लगाना शुरू कर दो। कम से कम 500 से 1000 PQRS तो लगा कर जाने हैं आपको। 500 PQRS तो बड़ी प्यार से लगा लो, 1000 की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आप पैसेज एक बार जो है कम से कम 50 से 100 पैसेज लगा के जाओ। तो हर एक पॉइंट पर मेरे भाई काम करो। स्टैटिक जीके में बहुत ऐसे पॉइंट आपके मिसिंग है, हर एक पॉइंट पर काम करो। तो इसीलिए मैंने कहा कि एक अपना वर्क टू डू में जाओ, एक पन्ने में पूरा का पूरा लिखो कि मैथ्स में मेरा ये टॉपिक इनकम्प्लीट है, ये करना है। उसके बाद डायरी के दूसरे पन्ने में इंग्लिश में फलाना 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 टॉपिक मेरा कंप्लीट नहीं है, उसको मुझे करना है। तो क्योंकि पहले आपका टास्क है ना वो डिसाइडेड होना चाहिए कि आपको करना क्या है, क्योंकि मंजिल का ही पता नहीं तो रास्ते कौन से चुनेंगे, वही वाली बात है। तो पहले ये पता हो कि हाँ मुझे करना क्या है, तभी मेरे भाई आप आगे चल के उसके अकॉर्डिंग अपना रूटीन बना पाओगे, उसके अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बना पाओगे और तब वो आपको काम में लेके आने वाली है। तो क्या काम करना है वो मेरे भाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है कि हर एक टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट है और किसी भी टॉपिक को छोड़ के मत जाना। कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं अरे स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं, एक सवाल चला जाएगा, बाद में वही सवाल तुम्हारा सिलेक्शन खत्म कर देगा। इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं फुल स्कोर, मेरे भाई ठीक है चारों सब्जेक्ट में फुल स्कोर लाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन 2 सब्जेक्ट में फुल स्कोर जरूर आना चाहिए, वो है मैथ्स और मेरे भाई वो रीजनिंग। किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद लगाओ, साम दाम दंड भेद या कुछ भी लगाओ मेरे भाई, लेकिन इन 2 सब्जेक्ट में जो है 90 में 90 का टारगेट में इसमें लेके आना है। अगर 90 का मेरे भाई टारगेट लेके चलोगे तो 85 प्लस बड़े आराम से आएंगे, लेकिन अगर टारगेट ही आपका 90 का नहीं है ना तो बहुत बुरी हालात होने वाले हैं आपके। क्या नहीं है जो आपको रीजनिंग में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो काम करो, 100 क्वेश्चन लगाओ, उसके ऊपर 200 क्वेश्चन लगाओ। एक आसान सा टॉपिक को भी अगर आप पेपर में छोड़ कर आते हो और उसके बाद तब जो है आप सिलेक्शन के जो है ख्याली पुलाव बना रहे हो, तो मुझे लग रहा है वो सबसे ज्यादा गलत है। अगर सीरीज के चंद सवाल हैं, काउंटिंग फिगर्स के चंद सवाल है, भाई वीडियो देखो यार, सीखो और तुरंत उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये नेगलेक्ट 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 क्यों कर रहे हो? वो आपका नेगलेक्शन एक बहुत बड़ा पहाड़ बना देता है और बाद में चल के मेरे भाई वहीं आपको एक दूर कोने में ले जाके फेंकता है और दिखाता है कि देख तेरा सिलेक्शन रीजनिंग की वजह से नहीं हुआ। मात्र 90 नंबर में 50 नंबर है, तेरे 60 नंबर है और तेरी लापरवाही का नतीजा था यहाँ पर। ये प्री में भी क्या आप सोच के चलते हैं कि मेरा 50 से 50 आएगा? मेहनत करो। मैं हमेशा से अपने आप को मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनाने में लगा रहा, चाहे वो तैयारी के दौरान चाहे वो आज पढ़ाने के दौरान। इसी वजह से मेरा हमेशा से टारगेट रहता था मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, ये 3 ऐसे पेपर हैं जिनमें नंबर कटते नहीं है। और यही वजह से आज पूरे इंडिया में भी अगर कोई इकलौता पर्सन है जिसके CGL में, CHSL में, CPO में, तीनों में मेरे भाई रॉ स्कोर 50-50-50 है, तो वो मैं हूँ। मेरे बाद भी कई सारे लोग हो सकते हैं, मेरे पहले भी कई सारे लोग हो सकते हैं, ऐसा नहीं कह रहा मैं यहाँ पे, मैं ही हूँ यहाँ पे जो सबसे बड़ा करता धरता हूँ, ठीक है। लेकिन तीनों पेपर में बैक टू बैक मैंने स्कोर किया, शायद ऐसी संभावना बाकी लोगों की कम होगी, ठीक है। और वो रीजन भी था यहाँ पर क्योंकि मैं हर एक पॉइंट को बहुत डिटेल में काम करता था। अगर इंग्लिश है ना तो मैंने उसको 3 पार्टों में बांट लिया, वोकैबुलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन। वोकैब के भी 3 पार्ट मैंने बांट लिए कि साइनो हो गया, वन वर्ड हो गया, ईडियम्स हो गए। फिर सिनोनिम्स में मैंने ध्यान रख लिया कि मुझे इतने वर्ड याद करने ही करने हैं और उनका डेली रिवीजन करना है। वन वर्ड में भी मैंने उसी तरीके से मेहनत की। आज भी मैं गुरुकुल के जिस कमरे में रहता था ना, उस कमरे में जाके देखोगे तो दीवारों पे मेरे हाथ से लिखे हुए वोकैबुलरी मिलेंगे। वोकैबुलरी में मैंने मार्केट की कोई किताब नहीं छोड़ी थी, लगभग सारी किताबें मार्केट में जितनी होती थी ना सारी लपेट दी। कुछ भी नया मुझसे मिलता था ना, कोई न्यूज़पेपर हो गया, कुछ भी हो गया, द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गए, सारे के सारे वर्ड किए। अब इतनी बातें अगर मैं आपको बताऊंगा ना, आपको लगेगा यार इतना मेहनत करना पड़ता है। बिल्कुल मेरे भाई करना पड़ता है, इस बात को मान के चलो। अगर आप चाहते हो ना कि आपका एक भी नंबर लूज ना हो, जैसे मुझे हमेशा लगता था कि नहीं मेरे भाई 50 से हमें 49 भी मंजूर नहीं है, तो मैं हर एक पॉइंट पर काम करना पसंद करता था। कॉम्प्रिहेंशन मुझे डराती थी, बाद में ऐसा लगा कि हाँ कॉम्प्रिहेंशन को मैं डरा सकता हूँ, वो वाली सिचुएशन हो गई। उस लेवल की मेहनत करनी ज़रूरी होती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मेरे भाई फुल स्कोर तो मैथ और रीजनिंग में लेकर चलिए। हाँ रीजनिंग का लेवल बढ़ चुका है, काफ़ी ऐसे टॉपिक है जो नए आ चुके हैं, तो सीखिए ना उस पर यहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अगर कोई नया टॉपिक अगर इंक्लूड हुआ है तो उसके 2 टीचर के वीडियो देखने से वो काम नहीं बढ़ने वाला है, वो परफेक्शन नहीं आने वाली है। फलाने सर का वीडियो देख लो हो जाएगा, अरे भैया उनका वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन कौन लगाएगा? हमारे फूफा लगाएंगे।
असली तो दिमाग तब खुलता है जब इंसान खुद उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन लगाता है। तो आप कब प्रैक्टिस करने वाले हैं, जरा ये तो सोचिए, वो बहुत जरूरी है ना। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पर बोलूंगा सॉल्व प्रीवियस ईयर। मैं एग्जैक्टली बोल रहा हूँ, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं आप उसके नोट्स को पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उनकी दी गई किताब को पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन पिछले 2 सालों के ऊपर जबरदस्त कमांड बना के चलिए। ठीक है, 2021 का पेपर, 2022 का पेपर, ना इससे पहले जाने की आवश्यकता है और अभी इसके बाद कोई पेपर हुआ है तो उसके पे आने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन 2 सालों के पेपर के ना जर्रा जर्रा आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। कौन सी वोकैबुलरी इंग्लिश में पूछी, पूरा दिमाग में फिट हो। ठीक है, बच्चे है ना इंग्लिश में प्रैक्टिस करने के लिए एमबी पब्लिकेशन की किताब से प्रैक्टिस करते थे। और एमबी पब्लिकेशन किताब एक बहुत अच्छी किताब भी थी पहले, जब उस समय ऑनलाइन टेस्ट का उतना ज़माना नहीं होता था। आज के समय तो ऑनलाइन में आप सेक्शनल मॉक दे सकते हैं, वही बात मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है कि प्रीवियस ईयर के ऊपर एक अच्छा कमांड हो हर एक सब्जेक्ट पे। जैसे एग्जांपल मैं रीजनिंग के ऊपर लेके चलता हूँ। रीजनिंग में पिछले 2 सालों में आए ऐसे ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन है, जैसे सीजल 2021 का पेपर उठा के देखो, ऐसा रीजनिंग का प्री में पेपर आया था कि जिनके 2020 के मेंस में भी अच्छे स्कोर थे ना, 2021 के प्री में मात्र 35 नंबर पर सिमट के रह गए थे। इस बार के मेंस में क्या कुछ नया पैटर्न पूछा गया, अगर पूछा गया तो वो क्या है, ताकि मैं सीख लूँ पहले ही कि 2022 में मुझसे ये गलती ना हो, 2023 में ये गलती ना हो। ठीक है, उसी तरीके से मैथ्स में यहाँ पर पिछले 2 सालों में आप उठाकर देखिए कि क्या क्वेश्चंस आए हैं, और साथ में मेरे भाई उसके एक ढंग के अप्रोच पर काम करिए। सवाल आज भी वही है, लेकिन आपके अप्रोच इतने वाहियात हैं कि वो सिलेक्शन नहीं दिला पाते हैं। तो अपने अप्रोच को सुधारने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने कहा कि सॉल्व प्रीवियस ईयर। अब सॉल्व प्रीवियस ईयर का मतलब ये नहीं है सर बोले थे प्रीवियस ईयर लेने को, जाके ये किताब खरीद के लेके आ गए हैं, अब टेबल पर धूल चाट रहा है। क्यों भाई, नहीं लगाएंगे। इतिहास गवाह है मेरे भाई, कोई भी बच्चा किसी भी पब्लिकेशन का किताब लेके आता है ना, वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाता है, बिल्कुल भी नहीं कंप्लीट कर पाता है, बस वो रखा रहेगा। पहला टॉपिक लगाएं, बहुत बढ़िया, ठीक है, दूसरा लगाएं, उसके बाद तो वो किताब रखी हुई है, रोज अपने नज़रों से चढ़ावा उसको चढ़ाते हैं, लेकिन कलम का चढ़ावा कभी नहीं चढ़ाते। यही रीज़न था कि मैंने सीजल वॉरियर जैसी किताब लॉन्च की। मुझे पता था कि इतनी मोटी किताब आपसे सॉल्व नहीं होती है, इसलिए एक छोटी सी पतली सी किताब मैंने लॉन्च की कि भाई पहले तुम इसको 2 बार ही खत्म कर लो। 2021-2022 के सारे क्वेश्चन से तुम इसी को निपटा लो, पहले इसको कर लेना, उसके बाद तुम्हें वक्त मिलेगा तो और नए सवाल लगा लेना। तो इसीलिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर के जितने भी हैं और जो जो सब्जेक्ट्स में है मेरे भाई, ये सारे के सारे खत्म करो। ठीक है, वो मैथ हो, वो इंग्लिश हो, वो रीजनिंग हो, वो जीएस हो, इन 2 सालों के सारे क्वेश्चंस आपके जर्रे, आपके माइंड, आपके जहन, आपके दिमाग में होने चाहिए, करंट अफेयर को छोड़ के बस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रिवीजन, ये एक बहुत बड़ा रोल है। आप लोग रिवाइज बिल्कुल नहीं करते हैं। एक तरफ आपकी वोकैबुलरी याद हो रही है ना, तो दूसरी तरफ नीचे से वो गायब भी हो रही है। एक तरफ आप मैथ्स के क्वेश्चन पढ़ तो रहे हैं, परसेंटेज से प्रॉफिट लॉस में जा तो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस खत्म होता जा रहा है। अरिथमेटिक से एडवांस में जाते हैं, पूरा अरिथमेटिक वाइट वॉश होता चला आता है। पता है क्या है, क्योंकि इस तैयारी को कई लोग है ना मजाक ले लेते हैं। उनको ये लगता है हाँ ठीक है, बस खाना खाते रहो खाते रहो खाते रहो, ये ज़रूरी है। अरे यार, वो खाना तुम्हारा खाना एक दिन जहर बन के रह जाएगा। ठीक है, कम खाना और उसको पचाना वो सबसे बड़ी कला है। एग्जैक्टली, ज़्यादा शब्द याद करने, ज़्यादा क्वेश्चंस याद करने और उनको पलट के कभी दोबारा नहीं देखना, ये आपके लिए सबसे बड़ा घातक साबित हो सकता है। इसीलिए अगर जितना भी आप पढ़ाई करते हैं ना, तो 5 दिनों के बाद 2 दिन आखिरी के लिए उसको रिविजन पे दीजिए। जितनी वोकैबुलरी पढ़ी उसको रिवाइज करो, जो ग्रामर्स के रूल पढ़े उसको रिवाइज करो। स्टैटिक में इतने कुछ हैं, इतने आर्टिकल्स हैं, और यहाँ पर एक से एक मॉन्यूमेंट है, एक से कंट्री कैपिटल है, एक से एक करेंसी वाले क्वेश्चन हैं, और एक से एक स्टेट डांस है। ठीक है, ये सभी के सभी चीज़ों को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा मत पढ़ो जीएस में, लेकिन एटलीस्ट जितना पढ़ा है ना उसको बाई हार्ट याद रखो। अभी अगर 2-3 मैं आपसे युद्ध पूछ दूँ तो शायद आप गायब हो जाओगे, कंफ्यूजन रहेगा। अच्छा ये भी हुआ था क्या, अच्छा ये इस समय हुआ था क्या। तो मेरे भाई 50 युद्ध याद करने से बेहतर है 20 याद करो, लेकिन जिनको याद किया ना उनको एकदम अपने टिप्स पे रखो। इसलिए मेरे भाई अनलिमिटेड रिवीजन ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं रिवीजन के बारे में। एक छोटा सा कोट मैंने लिखा है, और वो क्या है वो देखो कि रिवीजन इज जस्ट अनदर स्टेप टुवर्ड परफेक्शन। और ये बहुत बड़ी बात है। आप किसी चीज़ को जितनी बार रिवाइज कर रहे होते हैं ना, तो उस चीज़ में आप उतना ज़्यादा परफेक्ट बनते चले जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं अपने मैथ्स की ही लेके चलता हूँ कि मैथ्स को मैं कई बार पढ़ते चला गया, और एट देन मेरा कंसेप्ट इस लेवल का आ गया कि मैं किताब को सामने रख देता था, अपने हाथ से फोल्ड कर लेता था और मैं क्वेश्चन लगाना शुरू कर देता था। आज भी एक बच्चा आया,
प्रीवियस ईयर की किताब को लेके, और उसने कहा सर ये क्वेश्चंस बताओ, और उस किताब के उस क्वेश्चन पर उसने एसिडिक लिख रखा था। मैंने कहा ये एसिडिक क्या होता है भाई? कहता सर सबसे टफ सवाल। अच्छा, मैंने कहा टफ सवाल है, चल ठीक है सामने रख। मैंने ऐसे हाथ फोल्ड किए, मैंने कहा इसमें यहाँ पर ये वैल्यू को 1 रखो, देखो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1 सेकंड में। 1 सेकंड में आ गया। तो ऐसे 4-5 सवाल मैंने हाथ फोल्ड किए कि ही उसको बता दिए। ठीक है, रीज़न पता है क्या है? क्योंकि मैंने उस तरीके से अपने तैयारी के दौरान प्रैक्टिस किया था। जब मैं मॉक देता था ना, तो मेरी हमेशा से कोशिश होती धीरे धीरे करके कि यार मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में मुझे पेन नहीं उठाना है, या उठाना भी है तो आखिरी के 2-3 स्टेप के लिए उठाना है। कई सारे टॉपर ऐसा काम भी करते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट की मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन जो है वो माइंड में ही हो रही होती हैं चीज़ें, कारण रिविजन बहुत तगड़ा किया हमने। अगर आपका रिवीजन अच्छा होता है ना, तो जो जीएस का पेपर आप 8 मिनट में निपटा रहे होते हो, रिवीजन के कारण सिंगल एक बार में आपको आंसर पता होता है और मन में डाउट नहीं होता। अच्छा, ये 11 दिसंबर को हुआ था कि 12 दिसंबर को हुआ था? मेरे भाई अगर रिवीजन क्लियर है, सीधा आंसर याद है, टिक करोगे, आगे बढ़ोगे। ठीक है, काउंटिंग फिगर में जैसे एग्जांपल एक क्वेश्चन आ गया और आपको पता है, एग्जैक्ट फॉर्मूला पता है, एग्जैक्ट तरीका पता है, एक बार में आंसर निकालोगे, आगे बढ़ोगे। और वहीं नहीं आएगा तो क्या होगा? पेपर पेन लेके एग्जामिनेशन में सोच रहे होगे। अगर वोकैब रिवाइज कर रखा है, एक एक चीज जहन में याद है, सामने सीधा क्वेश्चन आएगा, उसका साइन और एंटी एक बार में बता दोगे। और नहीं याद है, चारों ऑप्शंस पर नजर दौड़ानी पड़ेगी, और चारों ऑप्शन पे नजर दौड़ाने का नतीजा यहाँ पर क्या है कि वक्त ज्यादा लेना, और वक्त ज्यादा लेने का नतीजा है नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम होना, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम होने का मतलब सीधा सिलेक्शन से बाहर जाना। तो इसलिए यहाँ पर मैंने क्या कहा कि रिवीजन एक ऐसा स्टेप है जो आपको एक परफेक्शनिस्ट बनाता है, जैसे उसने मुझे बनाया। मैथ्स 50 में 50, इंग्लिश 50 में 50, रीजनिंग 50 में 50। तो ये रिवीजन जो है मेरे भाई यहाँ पर बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल लेके जाता है। उसके अलावा लास्ट में बोलूँगा, जैसे मानो आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ठीक है, फिर उसके बाद आपने रिवीजन भी कर लिया। अब सिलेबस भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, साथ के साथ हमारा रिवीजन भी हो रहा है। तो उसके बाद का मेरे भाई यहाँ पर टारगेट क्या होना चाहिए? उसके बाद होना चाहिए नंबर ऑफ मॉक टेस्ट। ठीक है, आज ही ऑफलाइन में 2 लोगों की केक कटिंग हुई। एक एनी थी जिनका AA पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ, और एक तन्वी थी जो पोस्टल असिस्टेंट में सेलेक्टेड थी। दोनों को बुलाया ऑफलाइन में, केक उन्होंने काटा, सेलिब्रेशन भी हुआ, बच्चों को उन लोगों ने मोटिवेट भी किया। वहीं पर स्टेज में मैं साइड में अनी से पूछ रहा था जो AA पोस्ट में सेलेक्टेड है कि अनी लगभग आपने कितना मॉक दिया होगा? तो बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट था सर कि पेपर के आखिरी 1 महीने मैं डेली 2 मॉक देती थी, और उसके पहले जितने भी समय थे मैं डेली 1 मॉक देती थी। कारण बहुत सिंपल है, आप लोगों को मॉक टेस्ट की अहमियत नहीं पता चल पाती है, लेकिन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करके जाता है मॉक टेस्ट। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर उनके भाषा को या उनके मतलब जो वो कहना चाह रही थी, जो समराइज करना चाह रही थी, मैं एक पैराग्राफ के माध्यम से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर कि आप 20+ मॉक टेस्ट देते हैं, आप 20 लगभग 20 के करीब में मॉक आप दे रहे हैं। शुरू के जब आप मॉक देंगे ना, आपका स्कोर काफ़ी बुरा आएगा। ऐसा भी आएगा आपको लगेगा अरे यार क्या यार, इसको छोड़ना हटाना, मतलब नहीं लेते हैं, मतलब ख़त्म करते हैं, नहीं देंगे बाद में, इतना कम स्कोर आ रहा है, हम डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, हम ये हो जा रहे हैं, हम वो हो जा रहे हैं। ठीक है, आपका मोटिवेशन लेवल भी लगभग इतना रहेगा, आपकी एक्यूरेसी भी लगभग इतनी रहने वाली है, आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी मेरे भाई इतने ही रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक 2 चाकू को लेकर आओ, एक को अपने घर में रखो और एक को मेरे भाई होटल में रखो। ठीक है, दोनों यूज में आ रही है, ऐसा नहीं है कि यूज में नहीं आ रहा है, किसी में जंग लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई, यूज में मेरे भाई दोनों आ रही हैं। लेकिन जो घर में रखी चाकू होगी वो उंगली काट सकती है, और होटल में रखी चाकू गला काट सकती है, उसकी ये पावर हो जाएगी, क्योंकि होटल वाली चाकू हर एक सेकंड यूज में आ रहा है। वही वाली बात है कि जो इंसान जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट देगा ना, उसका नर्वसनेस, उसकी बाकी चीज़ें उतनी कम होती चली जाएंगी, और उसका एक्यूरेसी और उसके जो क्वेश्चंस लगाने की जो कला है, जो फास्ट भगाने की कला है, वो मेरे भाई उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो आसान भाषा में अगर हम बात करें तो अगर आप 20+ मॉक टेस्ट देंगे तो आपका स्कोर लगभग इतना, 30+ अगर आप मॉक टेस्ट देंगे तो इतना, और 50 से ऊपर आप जितना देते जाएंगे आपके स्कोर में उतना ज़्यादा इंक्रीज होते चला जाएगा। मैटर ये नहीं कर रहा है कि आपका स्कोर अभी कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है या 70 to 80% भी कंप्लीट है ना, आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, उसको हल्के मत लीजिए। वो 1 घंटे के प्री के पेपर में मेरे भाई आप 100 सवाल लगा पाते हो, और वो 100 के 100 सवाल एक पूरे एसएससी का कंप्लीट सिलेबस का आपको रिवीजन करा देता है। और वो मॉक टेस्ट आपको आपकी औकात भी बताता है कि देख तेरे को अभी रीजनिंग में इतना नहीं आया, तेरे को अभी जीएस में इतना नहीं आया, ये वाला पार्ट तेरा वीक है। और जब वो चीज़ें हमें पता चलती है ना, तब उसके बाद हम उसके ऊपर काम भी करना शुरू करते हैं। मतलब ये वही हो गया कि जब तक खून की जाँच ना हो बीमारी का पता नहीं चलता है, और जब बीमारी का पता ही नहीं चलेगा तो डॉक्टर दवाई कहाँ से करेगा। तो ये एक तरीके का आपका जाँच है, जाँच होने के बाद पता चलेगा बीमारी क्या है, और तब उस बीमारी के ऊपर काम करोगे, तब जाकर अपने आप को ठीक कर पाओगे। तो इसीलिए मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है, और नंबर ऑफ मॉक टेस्ट को बढ़ाना भी ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है,
कुछ मेरे भाई जो है वो वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करते रहें, लाइक करना ना भूले आप लोग, और शेयर भी करते रहें। अब मॉक टेस्ट देने के फायदे क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा सरल भाषा में वो बताता हूँ। मैं शुरू से कहते आया हूँ कि मॉक टेस्ट जो है वो एक एक्यूरेसी को आपको बढ़ाती है। जैसे मैंने जो चाकू वाला एग्जाम्पल दिया उसी तरीके की कुछ इसकी भी स्टोरी है। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट आप देंगे आपकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। सवालों को सटीक तरीके से पढ़ना और सटीक तरीके से सॉल्व करना आपको आने लगेगा। कहाँ पर ऑप्शन से बनाना है, कहाँ पर लैंग्वेज को पढ़ के बनाना है, किस क्वेश्चन को स्किप करना है, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्लोज टेस्ट को किस तरीके से बनाना होता है, PQRS में क्या क्या ढूंढना होता है, कहाँ पर कॉन्जुगेट पेयर की तलाश करनी होती है, कहाँ पर वोकैब के शब्द से रिलेट करना होता है, कहाँ पर प्रोनाउन के वर्ड से रिलेट करना होता है, स्पेलिंग मिस्टेक के क्वेश्चंस को किस तरीके से बनाना होता है। ये एक एक पॉइंट मेरे भाई ये एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी। जो आज के समय सिली मिस्टेक्स भी करते हो ना, आंसर लाने के बाद भी गलती कर दिया, सही तरीके से सवालों को नहीं पढ़ा तो गलती कर दिया, वो मेरे भाई सिली मिस्टेक्स भी आपके कम होने लगेंगे। जैसे 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 जो है मेघराज शर्मा मेरे भाई, हमने आपकी बात सुन ली कि हाँ रेगुलर पेड बैचेस हो जाइए। बिल्कुल हो जाएंगे मेरे भाई। अब थोड़ा कमेंट करना बंद करो और जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जो मैं बता रहा हूँ उस बातों को सुनना शुरू करो, ठीक है। वहाँ भी एप्लीकेशन पर तुम्हारी यही हरकत रहती है और यहाँ पर भी तुम्हारी यही हरकत है। तो जो पहले बोल रहा हूँ ना उसको सुन लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक ही चीज़ को 40 बार लिखना और अपनी मानसिकता को दर्शाना वो सही नहीं है, ठीक है मेघराज भाई, समझ गए। तबीयत खराब अगर किसी की पर्सन की है तो मरते हुए नहीं ना आके पढ़ाएगा, थोड़ा सही हो जाएगा तभी आके पढ़ाएगा। एकदम सरी पे चढ़ जाते हो किसी पॉइंट पे। कुछ अच्छा करने की आप लोगों के लिए कोशिश करो, एक आधा नालायक ऐसे आ ही जाएंगे। क्या पॉइंट बता रहे हो और क्या बकैती किए जा रहे हो, इसलिए कई बार ऐसा लगता है छोड़ो यार इनको, क्यों पढ़ा रहे हैं यार, क्यों बता रहे हैं। आइए चलिए, तो मैं जहां तक कह रहा था कि ये जो मॉक टेस्ट है ये आपकी एक्यूरेसी को मेरे भाई बढ़ाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये आपके सिली मिस्टेक्स को भी मेरे भाई कम करेगा। नेक्स्ट, ये जो मैंने पॉइंट लिखा है रिड्यूसेस फियर एंड नर्वसनेस, ये भी एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ रीजन यहाँ पे, ठीक है। क्या होता है कि जैसे पहले पहले आप कोई पेपर देते हो सबसे पहली बार, ठीक है, कई बच्चों का यहाँ पर रहता है जैसे रूरल एरिया में जो मेरे भाई हैं यहाँ पे, और उन्होंने ज़्यादा मॉक की आदत उनको नहीं है। उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि जब वो किसी सेंटर पर पेपर देने जाते हैं तो पहले पेपर में ही बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाएंगे, आसपास के सिस्टम्स को देख के, लोगों को देख के, अच्छा माउस ऐसा है, इंटरफेस इस तरीके से काम करेगा, ये होगा। तो कई बार उस मतलब नयापन के चक्कर में, एक नोविस और टाइरो होने के चक्कर में उनका पेपर खराब हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब मॉक टेस्ट दोगे ना तो वो थोड़ा फियर और थोड़ा नर्वसनेस को कम करेगा। कई बार ऐसा भी होगा कि पहली बार ही पेपर दिए और 3 ही सेक्शन अटेम्प्ट कर पाए, चौथा तो हुआ ही नहीं, क्योंकि टाइम मेरे भाई कम पड़ गया, ठीक है। तो वो एक नर्वसनेस जो आपके अंदर बैठा है, वो जो एक फियर आपके अंदर बैठा है ना, वो मॉक धीरे धीरे कम करेगा। जब आपको एक हैबिट हो जाएगा कि हाँ मैं इतने मिनट में इस पेपर को खत्म कर दे रहा हूँ या कर दे रही हूँ, ठीक है, तो वो एक नर्वसनेस को कम करेगा जिससे स्कोर आपका आगे बढ़ सकता है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखें। मतलब एक वही बात है कि सीधा वर्ल्ड कप खेलने जाओगे तो ज़्यादा नर्वस रहोगे, लेकिन उस वर्ल्ड कप के पहले कई सारे छोटे छोटे मैचेस अगर खेल रखे हैं, किसी में शतक किसी में अर्धशतक अगर लगा रखा है, लंबे लंबे हिट मारने आते हैं और यॉर्कर को भी कैसे खेलना है वो भी पता है, तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आप, ठीक है। लास्ट अगर मैं बोलूँगा तो स्पीड बहुत तेज़ी में बढ़ाएगा, ठीक है। ये स्पीड भी बहुत ज़रूरी है। आपको 2 चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। पहला कि मॉक देते वक्त आपका ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, किस तरीके से मेरे भाई आपको मॉक का पेपर देना है। पहले इंग्लिश आएगा, पहले रीजनिंग आएगा, पहले जीएस, मतलब वो आप अपना डिसाइड कर लो। मेरा बड़ा फिक्स ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट रहता था और मैंने 2 बार अपने अपने ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट बदले हैं। शुरू में मेरा ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट कुछ और था, बाद में मेरे भाई वो कुछ और हो गया। शुरू में मेरा ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट जो रहता था वो ये रहता था कि पहले इंग्लिश, फिर उसके बाद जीएस, फिर उसके बाद रीजनिंग, फिर उसके बाद मैथ, और फिर बाद में मैंने कंप्लीट ऐसे किया कि इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, मैथ हो गया, इस तरीके से करके आप एक अपना ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट बना सकते हैं। और उसी ऑर्डर पर अगर आप पेपर देंगे ना तो वो मेरे भाई ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट मेरे भाई 2 शेड्यूल। बहुत बच्चों की यहाँ पर बात होती है कि सर शेड्यूल क्या होना चाहिए।
किस तरीके से हम पढ़ाई शुरू करें, किस सब्जेक्ट को हम कितना टाइम दें, क्या हमें दिन के सारे घंटे जो हैं वो एक ही सब्जेक्ट पे लगाने हैं, या हम अपने दिनचर्या को डिवाइड करें, क्या एक शेड्यूल होगा प्रॉपर, टॉपर्स की शेड्यूल क्या होते हैं, ठीक है, कितना घंटा किस सब्जेक्ट को पढ़ाई करना होता है। तो मैंने उस पॉइंट को भी है ना, मतलब आप लोगों के इस कंटेंट को बनाने के लिए मुझे एकदम सबसे निचले स्तर से जाके सोचना पड़ा है कि मैं एक बिगनर हूँ, मुझे एक तैयारी करनी है, मेरा पेपर नहीं हो रहा है काफ़ी समय से तैयारी करने के बाद। तो हर एक पॉइंट, हर एक तरह के बच्चों के बारे में मैंने सोचा है, एक बिगिनर के बारे में भी मैंने सोचा है, जो बच्चा 2 साल से तैयारी कर चुका है जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है उसके बारे में ही मैंने सोचा है। कई रात मुझे लगे यहाँ पर, मैंने कहा ना कि एक पूरा का पूरा दिन लग गया इस पीपीटी को इस तरीके से बनाने में, अपने उस सोच को आपके लिए डालने में कि आप अगर इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई टॉपर से बात की, कई सेलेक्टेड कैंडिडेट से बात की, उनके स्ट्रेटजी को जानने की कोशिश की, और तब जाकर आपके लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आया मैं कि हाँ अगर आप ऐसे करेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले शेड्यूल की बात करते हैं। आप शेड्यूल का मतलब ये थोड़ा सा एक आप लोगों को लगता है कि शेड्यूल का मतलब टाइम टेबल है, उसके ऊपर भी आएंगे हम। यहाँ टाइम टेबल के बारे में मैंने चर्चा कर रखा है कि किस सब्जेक्ट को कितना घंटा देना है, कैसे करना है, वो सारा पॉइंट मैंने यहाँ लिख रखा है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा कुछ बात हमारा कि एक जो ऑर्डर ऑफ तैयारी होता है कि तैयारी हम किस तरीके से, जैसे ऐसा नहीं है कि कोई गाड़ी बनानी है, अब गाड़ी बनानी है तो ऐसा नहीं कि पहले सीट बनाएंगे और बाद में बेस बनाएंगे, एक तरीके से चीज़ें बनती हैं। अगर मान लीजिए कोई बिल्डिंग तैयार हो रही है तो उसकी नींव लगती है, फिर उसके ऊपर जो है दीवारें जुड़ती हैं, फिर लिंटर डलता है, फिर उसके ऊपर काम होता है, एक तरीके से सिलसिलेवार तरीके से काम होता है। आपके पढ़ाई का भी एक फिक्स ऑर्डर मेरे भाई होना चाहिए, और वो ऑर्डर ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले तो आप एक अपना शेड्यूल बनाओ। शेड्यूल में जो है आप प्रॉपर तरीके से लिखो कि कितने घंटे का समय है आपके पास, अगर आप पार्ट टाइम फुल टाइम कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो उसके बाद आपको कितना समय मिलता है। हर एक पॉइंट आपका फिक्स होना चाहिए कि मेरे पास इतने घंटे पढ़ने के लिए हैं। तो पहला शेड्यूल। दूसरा मेरे भाई पॉइंट जो मैंने कहा वो ये कहा, टारगेट एवरी सब्जेक्ट। कोशिश करना है यहाँ पर कि जो आप डेली का शेड्यूल बनाते हैं उसमें सारे के सारे सब्जेक्ट कवर हो। कई बच्चों की ऐसी आदत होती है कि 1 महीने तक सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स ही पढ़ेंगे, बाकी तो पढ़ना ही नहीं है। इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश ही पढ़ेंगे, बाकी तो पढ़ना नहीं है। अब इसका नुकसान क्या होता है, 1 महीना मैथ्स पढ़ने के बाद जब आप इंग्लिश पढ़ाते हैं वो पूरा का पूरा मैथ्स गायब हो जाता है। और जब वो 1 महीना इंग्लिश पढ़ने के बाद आप, या 10 दिन भी इंग्लिश पढ़ने के बाद जब आप रीजनिंग पर जाते हैं तो पूरा वो मैथ्स और इंग्लिश गायब हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि कोशिश यहाँ पर ये रहे कि लगभग जो आप दिन में पढ़ रहे हैं तो मेरे भाई उसमें सारे के सारे सब्जेक्ट इनरोल्ड हों। जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको सभी को समय देना है और थोड़ा थोड़ा करके देना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो लिमिटेड रिसोर्स होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आज के समय टेलीग्राम है तो टेलीग्राम के अगर फ़ायदे हैं तो टेलीग्राम के नुकसान भी हैं। फ़ायदा अगर है कि वहाँ फ्री पीडीएफ मिल जाता है, तो नुकसान यहाँ पर यह है कि इतना फ्री पीडीएफ मिल जाता है कि समझ ही में नहीं आता है कि पढ़ना क्या है। मैथ्स के फलाने सर का भी पीडीएफ है तो फलाने सर का भी बैच ले रखे हैं, 10 रुपया में उनका बैच खरीद रखे हैं टेलीग्राम से, तो 15 रुपये में उनका बैच खरीद रखे हैं। अब बैच तो कई सारे के बना लिए और लैपटॉप में बड़ा सेटिस्फाइड भी हैं। अरे भाई बताना तेरे को कौन सा बैच चाहिए, उस सर का ये बैच है, उस सर का ये बैच है। अरे क्या करोगे इतना लेके, 4 किताबें टेबल पे खरीद रखी हैं, लगाना तुम्हें एक भी नहीं है। तो इस तरीके से काम मत करो, चीज़ों को फिक्स करो कि अगर वोकैबुलरी है तो 4 किताब खरीद के टेबल पे देखने के लिए अच्छी लगती हैं, लेकिन यही किताब अगर बेस्ट है तो इसी को पढ़ेंगे, एक ही किताब को पकड़ेंगे और उसको पूरा निपटाएंगे, और कम से कम 2 बार निपटाएंगे। मैथ्स में भी है ना, किसी एक टीचर का बैच ले लो, उस टीचर का बढ़िया तरीके से अपना पढ़ाई करो, जिस भी टीचर का आपका इच्छा करे, दिल करे, जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग बैठे। कभी मैंने ना आज तक कहा ना मैं कभी कहूँगा मेरा ही बैच बेस्ट है, इसी से पढ़ने की आवश्यकता है, बिल्कुल भी नहीं। आपकी ट्यूनिंग जहाँ बैठती है, जिसके साथ बैठती है, उनसे पढ़िए, उनके पीडीएफ को लगाइए और उसके बाद एक बढ़िया प्रीवियस ईयर की किताब पकड़ के उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए। सेम काम आपको रीजनिंग के लिए करना है। आपको है ना फिक्स करना पड़ेगा भाई, अपने रिसोर्सेज को बड़े लिमिटेड करने पड़ेंगे, क्योंकि अनलिमिटेड चीज़ों का कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। जैसे आप खाना भी बनाते हैं तो एक बड़े लिमिट अमाउंट में तेल डालते हैं, नमक डालते हैं और बाकी चीज़ों को डालते हैं ताकि वो खाना एक परफेक्शन खाना अच्छा बने। ऐसा नहीं है कि ले लपेट दिए पूरा का पूरा मसाला खाने में, देखते हैं कैसे स्वादिष्ट नहीं होगा, ऐसे नहीं होता है। जितना ज़्यादा टेबल पर किताब होगा, जितना ज़्यादा वज़न टेबल का बढ़ेगा, दिमाग का भी वज़न उतना ही बढ़ने वाला है। इसलिए कम चीज़ों को रख के मेरे भाई उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर करें तो मल्टीपल प्रैक्टिस एंड रिवीजन। वही बात है, अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड कर लिया। अब कर लिया तो क्या करना है, मान लीजिए कि आपने किसी टीचर का बैच ले लिया, 300 वीडियोस हैं उनके अंदर किसी भी सब्जेक्ट में। अब वो 300 वीडियोस हैं तो उन्हें खत्म करो सिलसिले तरीके से। 2 वीडियो देखी, 3 वीडियो देखी, उनकी शीट लगाई, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस की, अगली वीडियो देखी, शीट लगाई, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस की। एक तरीका, मतलब बिना तरीके की तैयारी मत करो। ये नहीं आज थोड़ा उनका यूट्यूब का ये वीडियो देख लेते हैं, कल थोड़ा उनका यूट्यूब का वीडियो ये देख लेते हैं, अच्छा वो मैडम ये बोल रही थी, चलिए थोड़ी उनकी बातें भी सुन लेते हैं, वो सर ये बोल रहे थे उनकी बातें भी सुन लेते हैं। ऐसा काम नहीं करना। इसको फिक्स करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों को पढ़िए। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना अच्छा है। और लास्ट पॉइंट जो कि मैं भी करता हूँ, वीकली एनालिसिस। मेरे भाई ये वीकली एनालिसिस आपको लगता है ना कि स्टूडेंट लाइफ में ही ज़रूरी है, क्या? बिल्कुल भी नहीं। एक बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन भी है, एक बड़ी से बड़ी कंपनी भी है, या एक छोटा से छोटा व्यक्ति भी है, वो भी अपना हफ्ते में आकलन करता है। एक घर में अगर आपकी माता जी हैं जो यहाँ पर जो खाना बनाती हैं और पूरे परिवार का खर्चा चलाती हैं, वो भी महीने में एक बार पूरा अपना देखती होंगी, अच्छा मेरा बजट इतना है, मुझे खर्चा इतना करना है, उससे ज़्यादा मुझे मिलने वाला नहीं है खर्च करने के लिए। और जहाँ पर चीज़ें हिसाब से चलती हैं ना, वो आगे बढ़ती हैं। कुछ डायलॉग सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, जैसे कहा जाता है कि चद्दर देख के पाँव फैला, और कुछ लोग कहते नहीं हम पाँव फैला के बाद में चद्दर देखेंगे। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना, अपना मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। कल ही मैं कह रहा था कि मेरे एक भाई रहते हैं यहाँ पे, मंजीत करके, वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि भैया जिंदगी में मैंने एक बात सीखी है कि सही या गलत, मैं सही या गलत, अपना सेल्फ मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं या वो गलत कर रहे हैं। आप जब एनालिसिस में बैठो ना, आधे घंटे 1 घंटे बैठो, आप उस आधे घंटे 1 घंटे में ये देखो कि हमने मैथ्स को कितना कवर किया, हमने इंग्लिश कितना कवर किया, क्या हमारे मॉक में स्कोर बढ़े या नहीं बढ़े, या हमारा मेहनत एक गलत दिशा में जा रहा है। ठीक है, उसमें अपने पर्सनल लाइफ के बारे में भी देखो कि यार मैं बाकी चीज़ों पर कितना टाइम दे रहा हूँ। अगर कोई मेरी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है तो मैं ऐसा तो नहीं कि दिन दिन भर पूरा का पूरा बात करने में लगा दे रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि उसको गिफ्ट देने और लेने के चक्कर में आधा दिन मेरा निकल जा रहा है। आप अपने फैमिली प्रॉब्लम के बारे में भी यहाँ पे सोचो, ऐसा तो नहीं कि हम अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड हो गए हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा समय जो है उनके पे चला जा रहा है और हम अपने ऊपर काम ही नहीं कर पा रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। इस वीकली एनालिसिस में आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि अभी कितना समय बचा हुआ है और आपका स्कोर कितना और आपको कितना आगे बढ़ना है। जब तक अपना एनालिसिस नहीं करोगे आगे का कोई टारगेट नहीं बना पाओगे, और टारगेट नहीं बना पाओगे तो अपने गोल को अचीव नहीं करोगे। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि आज की वीडियो एक ऐसी है कि ओवरऑल कोई भी सरकारी नौकरी अगर आपको निकालनी है तो उसका पूरा का पूरा एक शानदार तरीका आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो ये मूल्यांकन करना बहुत 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 ज़रूरी है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं मेरे भाई कि डेली का शेड्यूल क्या हो, किस तरीके से हम पढ़ाई करें, क्या रहे। मेरा मानना ऐसा है कि देखो करंट अफेयर का रोल अब पेपर में बढ़ चुका है, चाहे आप एसएससी सीजीएल की बात करो या और भी परीक्षाओं के बारे में मेरे भाई बात करो, उसमें क्या है करंट अफेयर एक अपने चरम सीमा पर धीरे धीरे करके जा रहा है। अब उसमें अगर आप एक ही दिन में सोचोगे ना, कुछ बच्चे बड़े खतरनाक लेवल वाले होते हैं, अरे आखिरी के 1 महीने में करंट अफेयर कर लेंगे, भाई लोड नहीं चाहिए। आखिरी के 1 महीने में लाएंगे स्पीडी की मैगजीन और तुरंत निपटा देंगे, लोड नहीं चाहिए। उस बच्चे का भी फिर पेपर में ही होता है, आखिरी समय में पेपर उसको लपेट देता है और बोलता है मेरे भाई तेरा लोड मुझे भी नहीं चाहिए, रख अपना लोड तेरे पास, तेरे जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। यही कहानी होती है यार। प्रैक्टिकली ये बताओ, 7,000 से 8,000 करंट अफेयर के क्वेश्चंस को आप 30 दिनों में अपनी इस छोटी सी मेमोरी में कैसे याद कर सकते हो? सारा खाना एक ही दिन सोचने की अगर कोशिश करोगे तो उसकी तो खिचड़ी बन जानी है कि चावल भी डाल देंगे, दाल भी डाल देंगे, सब्जी भी डाल देंगे, सबको मिला के एक ही बार खा लेंगे, तो वो खाना थोड़ी है, वो खिचड़ी है। स्वाद कहाँ आना है तुम्हें? और लास्ट टाइम में फिर कहानी वही होगी, 11 दिसंबर था 12 दिसंबर टिक करके चले आए, 12 दिसंबर था 6 जुलाई टिक करके चले आए। कंफ्यूजन है सवालों में कि अरे यार हम जो है यहाँ पर आपको ये तक वहां पे ना बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा अगर मैं आपको ये बोल दूं कि बताइए भारत में पहली बार झंडा कब फहराया गया था, फिर वहां बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। 48 था कि 52 था कि नन ऑफ दीज था, वही कहानी रह जाएगी। नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम में कंफ्यूजन हो जाएगा आपको अभी भी कि राष्ट्रगान क्या है, राष्ट्रगीत क्या है। तो छोटी छोटी चीजें ना बड़ा कंफ्यूजन आपको क्रिएट करेंगी, और वो इसीलिए यहाँ पर क्योंकि जो है आप करंट अफेयर जो कि आपको डेली देना था आपने उसको डेली वक्त नहीं दिया।
डेली करंट अफेयर समय देने से क्या फायदा होता है? आप किसी भी टीचर का अच्छा वीडियो पकड़िए, 20 मिनट से 30 मिनट जो है कि ऑन एन एवरेज पढ़ाते हो। डेली करंट अफेयर के फायदे यहाँ होते हैं कि रोज के रोज 2 बातें आप जानना शुरू करते हैं। मान लीजिए आज आपने वीडियो देखा, मणिपुर के बारे में कोई हिंसा चल रही है, तो वहीं पर वो टीचर आपको साथ के साथ बताता भी है कि ये हमारा मणिपुर है, इसमें यहाँ पर इतनी सीटें हैं, यहाँ पर इसकी लोकसभा सीट इतनी है, राज्यसभा सीट इतनी है, इसके करंट यहाँ पर ये सीएम है, करंट यहाँ पर ये है। तो हर एक बात, एक दिन एक स्टेट के बारे में जान लिया, अगला दिन दूसरा पॉइंट जानेंगे, अगला दिन तीसरा पॉइंट जानेंगे, तो वो जल्दी याद होगा। ना कि आखिरी के 1 महीने में बैठ के पूरा का पूरा 6 महीने का करंट अफेयर निपटाना, ये गलत स्ट्रेटजी है। तो आधे घंटे अपने डेली के शेड्यूल से तो करंट अफेयर के लिए निकाल ही लिया करो। दूसरा पॉइंट मेरे भाई, मैंने कहा इंग्लिश में 2 घंटे मैंने कैसे कहे डिस्ट्रीब्यूट करने को। 30 मिनट वोकैबुलरी, 30 मिनट आपका जो है वो यहाँ पर आप कॉम्प्रिहेंशन को दे सकते हो, और लगभग 1 घंटे के करीब में आप ग्रामर को दे सकते हो। ठीक है, 30 मिनट मैंने वोकैबुलरी के लिए क्यों कहा। आप इस 30 मिनट को 60 मिनट भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है। आप 60 मिनट ले लो ग्रामर को, और उसके बाद यहाँ पर इसको मतलब 60 मिनट आप वोकैब को ले लो, 60 मिनट आप ग्रामर को ले लो, और बाकी बाद में थोड़ा बहुत जो है अपना कॉम्प्रिहेंशन करते रहना। ग्रामर में भी पढ़ते वक्त है ना, एकदम डिसाइड कर लो। आप ऐसा वाला एकदम मत बना लेना 10 वन वर्ड याद करेंगे, 10 इडियम याद करेंगे, 10 साइनो करेंगे, महामूर्ख वाला काम है मेरे भाई। 1 घंटे पढ़ो, लेकिन कम से कम साइनो जो है अपना वो फिक्स कर लो कि 1 घंटे में मुझे 20 से 30 वर्ड मीनिंग से याद करने हैं, इनका मुझे दोहरोली मतलब समझना है। मैं आपको अपने वर्ड याद करने के तरीके बताता था। मैंने है ना 3-4 डिक्शनरी फिक्स कर रखी थी, और मेरे मोबाइल में नहीं होता था। कैसे होता था, मान लीजिए कि मैंने एक शब्द पढ़ा, पेंचेंट शब्द पढ़ा, PNCHANT, ठीक है। अब वो पेंचेंट शब्द जो है ना, वो मुझे ऐसा लगा कि यार है ना थोड़ा मुझे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। मैंने उस शब्द को गूगल पे सर्च किया। 3 डिक्शनरी को मैं फॉलो करता था, एक मैकमिलन करके आता है, एक थेसॉरस करके आता है, और एक यहाँ पर जो है मैकमिलन ये मैरियम वेबस्टर हो गया। और ये तीनों डिक्शनरी पे मैं उनके मतलब को देखता था, और 2-3 अगर अच्छे मुझे सिनोनिम्स मिल गए तो मैं उनको बकायदा वहीं पर नोट करके और उनको आगे भी पढ़ता था। तब पता चला अच्छा पेंचेंट जो है वो एक नाउन है कि एडजेक्टिव जो भी है। और फिर पेंचेंट का मतलब होता है यहाँ पर कि किसी के लिए कोई चीज़ का रुचि आना, फॉन्डनेस, लाइकनेस। फिर मैंने ट्रिक कैसे बना लिया, वो इंसान पेन को दिन भर चाटते रहता है, क्यों? क्योंकि उसको पेन पसंद है। तो एक क्वेस्ट होता है ना, जब आप चीज़ को ज़्यादा बार सर्च करते हो, उसकी गहराइयों में जाने की कोशिश करते हो, तो वो चीज़ के ऊपर आपका नॉलेज और बढ़ता चला जाता है। तो वही बात है कि आप अपना 1 ही घंटे वोकैबुलरी पढ़ो, 20 ही शब्द पढ़ो मेरे भाई, लेकिन वो 20 के ऊपर महारत हासिल हो आपको, कि चाहे कुछ भी हो जाए ये 20 तो मैं नहीं भूलूंगा। क्या फायदा मेरे भाई ऐसे वर्ड पढ़ने के, जब आप नाम के लिए पढ़ रहे हो? क्या घर वालों को दिखाना है क्या? किसी को टारगेट दिखाना है क्या? देख हमने इतना वर्ड पढ़ लिया। अरे मत पढ़ना भाई 50 वर्ड यार, किसने बोला 50 तुम्हें पढ़ने को? 20 ही पढ़ लो भाई मेरे। ये सरकारी नौकरी उतना बड़ा नहीं है जितना आप लोग बनाते हो, और अपनी गलत हरकतों की वजह से आप अपने सिलेक्शन को गड्ढे में लेके जाते हो। बिजी पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, याद हो उन चीज़ों को लेकर, अप्लाई करना आता हो कैसे करना है। 2-3 डिक्शनरी अगर मान लो कोई कहता है सर हमको वर्ड में नहीं आना, समझ में नहीं आता, सरकारी स्कूल से पढ़े। अरे भाई तुम नहीं, तुम्हारे जैसे कई आए सरकारी स्कूल से पढ़े, IAS IPS तक बन के चले गए। हाँ बस ये बोलो कि सरकारी स्कूल के नाम में तुम एक बहाना ढूंढ रहे हो, क्योंकि मेरे भाई ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास कोई साधन की कमी है। अरे शब्द नहीं समझ में आ रहा तो गूगल करो, यूट्यूब पर सर्च करो यार, उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन तुम्हें देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब तुम्हारी हिम्मत नहीं है ना। अगर तुम शब्दों को मेरे भाई गूगल पे सर्च करने लगे, तो बाकी चीज़ों को गूगल पे कौन सर्च करेगा? कंट्रोवर्सी की वीडियो कौन देखेगा? महिला मित्र से बात कौन करेगा? वीडियो यहाँ पर रील्स पे रील्स कौन देखने जाएगा? तो ये चीज़ें भी तो थोड़ा सर्च करना पड़ेगा ना। हिम्मत ना लेकर आगे बढ़ाओगे और अपने आप को कंट्रोल नहीं करोगे तो कहाँ से कहानी बदलने वाली है। इसलिए अगर कोई भी चीज़ यहाँ परेशान कर रही है तो उसके बारे में थोड़ा सर्च करिए। ग्रामर में कोई आप टॉपिक में फंसते हैं, एक से एक बेस्ट टीचर्स हैं। प्रशांत सर को आप देखिए, बढ़िया पढ़ाते हैं, और भी जिनके साथ भी आपकी ट्यूनिंग बैठती है। जैसे मैथ्स के लिए मैं कभी नहीं कहता कि मेरे भाई मेरे से ही पढ़ो, मैं कभी भी नहीं बोलता, ना मैं कभी बोलूंगा। जहां दिल लगे, जिसके साथ ट्यूनिंग अच्छी बैठे, वहां से पढ़िए। सेम ग्रामर में कोई कंसेप्ट वीक है, जो भी है मेरे भाई, आप उसको पढ़िए टीचर से, वीडियो से। प्रशांत सर ने एक एक वीडियो के ऊपर काम कर रखा है, हर एक पॉइंट पर बढ़िया तरीके से वीडियो बना रखी है। आप उसको देखिए, समझिए, जानिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उसके ऊपर काम करिए। ऐसा नहीं हो कि नाउन लगा रहे हैं तो नाउन का एरर लग जाता है, प्रोनाउन लगाते हैं एरर लग जाता है, हमको मिक्स दे दोगे तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, हमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आपके टॉपिक्स इस तरीके से क्लियर नहीं है कि जब आपको मिक्स एरर का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसमें एरर ढूंढ पाएं, और फिर आप बात करते हैं कि भैया हमारी अंग्रेजी सही है। काय बात की अंग्रेजी सही है भाई तुम्हारी, बताना। 100 क्वेश्चन स्पॉट एरर के दे दिए जाए ना, 60 से 70 गलती निकलेगी उसमें, 30 से 40 ही सही कर पाओगे, फिर बोलोगे हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो ये जो भ्रम में जीता है ना इंसान, वो भ्रम ही उसको खत्म करता है। पहले तो उस भ्रम से बाहर आओ। अगर मिक्स एरर में गलती हो रहा है ना, तो फिर मिक्स एरर के ही क्वेश्चन ज्यादा लगाओ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई।
जिसके ऊपर काम ही नहीं कर रहे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट करें यहाँ पर स्टैटिक जीके, ये भी हम छोड़ के जाते हैं, काम ही नहीं करते इसके ऊपर। क्यों नहीं कर रहे? आपको पता है कि हर बार आपको जो है कंट्री और कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डांस फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और भी स्टैटिक के कई ऐसे पॉइंट हैं, आपको हर बार पता है। आप देखते भी यहाँ पर सवालों को जान भी रहे हैं कि एक स्टेट के ऊपर ज्यादा फोकस है, आर्ट एंड कल्चर के ऊपर ज्यादा फोकस है, मॉन्यूमेंट एंड हेरिटेज के ऊपर ज्यादा फोकस है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशंस उसके ऊपर ज्यादा फोकस है, लेकिन हिम्मत है याद करने को? अरे यार, मैंने जैसे सिंपल सा फिक्स कर रखा था, 40 मैंने स्टैटिक के टॉपिक मैंने लूसेंट के मिसलेनियस से उठा लिए थे। ये लूसेंट की किताब है, लूसेंट के मिसलेनियस में 40 पॉइंट दिए गए हैं, और आज मुझे सिर्फ याद करना है। अगर आर्ट एंड कल्चर है ना, तो आर्ट एंड कल्चर मुझे याद करना है कि मेरे भाई जो है यहाँ 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, आराम बाग कहाँ पर है, ताजमहल कहाँ पे है, लाल किला कहाँ पे है। कि एक पॉइंट मैंने आसान से आसान और मुश्किल से मुश्किल हर एक पॉइंट को याद किया, और याद करते वक्त ये भी देखा कि उनके फाउंडर कौन थे, आराम बाग किसने बनवाया था, कहाँ बनवाया था, कहाँ पर है, ये बताओ अगर किसी को पता है कमेंट बॉक्स में। तो इसी तरीके से छोटी छोटी चीजों को याद करना कि भाई कुछ भी आया तो हम भूलेंगे नहीं। डांस एंड कल्चर में अगर मैं याद कर रहा हूं तो मैं महाराष्ट्र का साथ साथ मैं बाकी स्टेट्स के भी याद कर रहा हूं। यहाँ पे जहां जरूरत पड़ रही है वहां मैं ट्रिक बना के याद कर रहा हूँ। कहीं जगह पर कंफ्यूजन भी है, कथक में कथकली में यहाँ पर कहाँ पर होगा, ठीक है, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। अब जैसे लावनी था, मैंने याद कर लिया, तो वो लावनी कहाँ है, महाराष्ट्र है। तमाशा कहाँ है, महाराष्ट्र का है। राउफ कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। एक ही दिन में सारा स्टैटिक कवर नहीं हो सकता है। 30 दिन में 30 छोटे 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 टारगेट्स को बनाओ। एक दिन फिक्स कर लो कि आज न्यूज़पेपर एंड एजेंसी को याद करेंगे। एक दिन फिक्स कर लो मेरे भाई हेडक्वार्टर को याद करने वाले हैं, ठीक है, कि जैसे मान लो कि आलू का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है, एक तरीके से करके अलग अलग हमारे भारत में नवरत्न कंपनीज हैं, वो नवरत्न कंपनीज कौन कौन सी हैं, उनके फाउंडर्स कौन कौन से थे। तो ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सी एक कंपनी ऐसी जो नवरत्न नहीं है, वो स्टैटिक होता है। आरबीआई का फाउंडेशन कब हुआ था, उसके यहाँ पर कौन गवर्नर है। तो हर एक पॉइंट थोड़ा सा है ना, आपको ये स्टैटिक एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि कवर नहीं किया जा सके। हाँ, बस डेली फिक्स कर लो, कहीं से पर्चे निकलवाने हैं वो निकलवा लो, कहीं से कोई पीडीएफ मिल जाती है वो कर लो, और एक पॉइंट मतलब एक जो है टॉपिक पूरा का पूरा जो है वो याद करके चलना पड़ेगा मेरे भाई। बहुत ज़रूरी है ये पार्ट, मिस नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद मैथ्स में 2 घंटे, मैंने 2 घंटे ऑनेस्टली बताऊं किस लिए लिखे हैं, मैं अपने सब्जेक्ट है इसी वजह से 2, मैं इसको 4 भी बोल दूं 5 भी बोल दूं, लेकिन एक जेन्युइन सिलेक्शन के लिए कितने घंटों की आवश्यकता है, 2 घंटे। रीजन बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। मैथ्स में अगर आप बात करोगे 2 घंटे मैंने क्यों कहे हैं, 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक आप किसी टीचर की वीडियो को देखो, और उसके बाद आधे घंटे से लेकर मेरे भाई 1 घंटे तक आप उस टीचर की उस वीडियो को जो है जो जो उसने पॉइंट पढ़ाया उसके कंसेप्ट पे रिवाइज करो और उसके ऊपर क्वेश्चन लगाओ। तरीका तो ऐसा होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि मैं स्टूडेंट हूँ और मैं आदित्य सर का बैच लेके पढ़ रहा हूँ, मैंने उनकी परसेंटेज की वीडियो देख ली, खत्म हो गया। अब मैं दूसरा टॉपिक पढ़ रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैं ना 1 घंटा उनकी प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो को देखूंगा, और रात में 1 घंटा बैठ के जो उनकी सीजल वेरियर की बुक है, जो भी किताब है या जो भी किसी और भी ऑथर की किताब है, उसको हमने पकड़ा, और उसके बाद मेरे भाई उस पर 1 घंटे हमने क्वेश्चन लगाए। मतलब परसेंटेज का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो देखना है। कारण हम बता रहे हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे दिमाग से वो गायब हो जाएगा, और नया टॉपिक का वीडियो नहीं देखोगे तो आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। तो जो टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं उनको प्रीवियस से प्रैक्टिस करो, और साथ के साथ एक नया टॉपिक भी पढ़ते चलो। इसीलिए मैंने यहाँ 2 घंटे का श्रम लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग में भी सेम कहानी करनी है। 1.5 घंटा से 2 घंटा आप है अपना वीडियो उठाइए किसी टीचर का जो सबसे बेस्ट लगते हैं आपको। मुझे नहीं लगता कि रीजनिंग में विक्रमजीत सर से कोई बेस्ट पढ़ाता है। रीजन मैंने कई सारी चीज़ें आज ऑफलाइन क्लास में मैं जब बैठता हूँ और देख रहा होता हूँ चीज़ों को लेकर यहाँ पे, तो जो एक पढ़ाने का तरीका है, जो एक कंसेप्ट है और भी चीज़ें हैं, वो सबसे बेस्ट है। कई सारे वीडियोज़ है सर के यहाँ यूट्यूब पर अपलोडेड हैं, आप उनको देखिए। अगर आप इनके बैच के स्टूडेंट हैं तो वहाँ से पढ़िए जिस भी तरीके से। तो आपने 1 घंटा वीडियो देखा, और मेरे भाई उसके बाद 1 से 1.5 घंटे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस की। बहुत ज़रूरी है रीजनिंग में, जो आप अपना माइंडसेट में लेके चल रहे हो ना चीज़ों को लेके, अपना है आ जाएगा, तो मेरे भाई अपना ही सबसे पहले लपेटता है। कहा जाता है ना कि जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास था धोखा वहीं देखे गया। रिलेशनशिप में होता है ना, अरे ठीक है ये तो अपनी है कहीं नहीं जाएगी, और बाद में पता चलता है कि सरकारी नौकरी लगते तेरा पत्ता काट के चली गई, तो वो वाली कहानी हो जाती है। चला गया, दोनों जेंडर के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वही वाली बात है कि जिस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है ना, अच्छे को लपेटता भी वही है, तो इसीलिए हल्के में मत लीजिए। रीजनिंग इतना इंपॉर्टेंट अब सब्जेक्ट बन चुका है कि इसका प्री से भी ज्यादा वेटेज मेरे भाई अब मेंस में है। आप इस बात को समझिए।
और इस बार अच्छे अच्छे कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है। कारण मात्र इतना है कि उन लोगों ने मेरे भाई रीजनिंग को हल्के में लिया और यहाँ पर 60 नंबर पे, 65 नंबर में, 70 नंबर में सिमट के रह गए। कई ऐसे नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं और उनका लेवल भी बढ़ा है, और ये भी बात आपको आकलन करने की जरूरत है कि एक 2016 के पेपर में और 2023 में जमीन आसमान का फर्क है। रीजनिंग में टीसीएस के पैटर्न में बहुत बदलाव हुआ है। तो अगर वही माइंडसेट के साथ अगर हम चलेंगे ना, तो मुझे नहीं लग रहा कि हम चीज़ों को सीख पाएंगे और हम बेहतर कर पाएंगे। तो क्वेश्चंस की दबा के प्रैक्टिस करो, नए सवाल जितने भी आए प्रीवियस ईयर को उठा और रगड़ दो मेरे भाई। कंसेप्ट्स के ऊपर और ज़्यादा काम करो, कुछ शॉर्ट ट्रिक डेवलप कर सकते हो तो वो करो। स्टेटमेंट अजम्पशन जैसे टॉपिक हो गए, और भी मेरे भाई कई ऐसे टॉपिक हो गए यहाँ पे, उनके ऊपर बहुत काम करने की आवश्यकता है। पहले सिलोगिज्म 2 स्टेटमेंट का आता था, फिर 3, फिर 4, और ऐसे ऐसे भयंकर भयंकर सवाल आ रहे हैं कि पढ़ने पढ़ने में 3 से 4 मिनट निकल जाएंगे। अब आप बोलते हैं अरे भैया रीजनिंग इतना टफ आ रहा है, हमसे तो होगा नहीं। मेरे भाई वो जिंदगी भर तुम्हें टफ ही लगेगा। एक बार तो अखाड़े में उतरो, एक बार तो उसके सवाल को लगाओ, एक बार तो देखो ना चीजों को लेके यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखिए थोड़ा सा, और वीडियो को मेरे भाई लाइक करते रहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जीके जीएस के ऊपर, मैंने 3 घंटा बोला है। रीजन, जीके जीएस ऐसा है ना कि आपके आधे घंटे के चढ़ावा से उसको संतुष्टि नहीं मिलने वाली है, उसका मेरे भाई कुछ भी नहीं होने वाला है, यकीन मानिए। आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं बुरा मत मानना भाई लोग, सभी को बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप बेहतर करो। एक होता है ना कि एक इंसान, मतलब मैं अपने आसपास कभी भी चापलूसों को नहीं रखता, मुझे पसंद भी नहीं है जो लोग मेरी चापलूसी करें, ठीक है। वो जिंदगी में ना, मैं गलत भी करूंगा ना तो भी मुझे वो सही बताएंगे, हाँ बढ़िया सर बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। चापलूस हमेशा जिंदगी को बर्बाद करते हैं। हमेशा अपने आसपास उन दोस्तों को रखिए, ठीक है, जिनको फर्क नहीं पड़ता कि उनकी बातों से आप खुश हो रहे हैं कि दुख हो रहे हैं, लेकिन वो आपको सत्य का ज्ञान दे रहे हैं। ये चाणक्य की सबसे बड़ी नीति थी, हमेशा ये बात बोलते थे कि अपने आसपास कभी चापलूस मत रखना। वही कहानी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि मैं आपको बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं बोलूंगा कि जिससे आपके दिल को सुकून पहुंचे, हाँ हमारे लिए अच्छे लिए बोल रहे हैं। आप लोग गलती क्या करते हैं, दुनिया के हर टॉपर से ये पूछते हैं जीएस की स्ट्रेटजी बता दीजिए, जीके की स्ट्रेटजी बता दीजिए, लेकिन ऑन द अदर वे पूछोगे 40 लोगों से, लेकिन 4 पन्ने भी किताब के नहीं पलटोगे। ये मेरी वास्तविकता है। मैथ्स समझ में नहीं भी आता ना, तब भी मैथ्स के क्वेश्चन ट्राई करते हो, वीडियो देखते हो। इंग्लिश नहीं आता तब भी करते हो। और जीएस के लिए क्या करते हो, किसी ने कह दिया कि लूसेंट बढ़िया किताब है, जोश जोश में खरीद के लेके आ गए, 4 पन्ने पढ़े, 5वें में नींद आ गई, तो आज तक रखी हुई है। कितने ईमानदारी से आज तक आपने बायोलॉजी पढ़ा है, कितनी ईमानदारी से कभी केमिस्ट्री के ऊपर काम किया है, कितनी ईमानदारी से हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, और एक बार भी कोशिश की है कि एंशिएंट, मॉडर्न, मेडिएवल हम तीनों को खत्म करें। बस ढूंढ रहे होते हैं चीजों को लेकर कि हाँ हमें कोई शॉर्ट वीडियो बता दे, कोई 10 घंटे में बता दे पॉलिटी कैसे खत्म होगा, हम उसी को देख लेंगे। मतलब वास्तविकता में आप यहाँ पर ये देखिए, 10 घंटे की अगर पॉलिटी का ही कोर्स होता तो मेरे भाई हर कोई इंस्पेक्टर होता। आप एक चपरासी का पेपर नहीं दे रहे हैं जनाब, आप एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पेपर दे रहे हैं, आप एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में एसओ का पेपर दे रहे हैं, आप जो कल के दिन किसी विदेश में जाएगा, और अगर उसको थोड़ी भी नॉलेज नहीं है ना अपने कंट्री के बारे में, अपने जीएस, अपने इतिहास के बारे में, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा जाके वहां पे। तो इस बात के ऊपर जानना बहुत जरूरी है। लोगों से पूछना बंद करो। एक प्रॉपर है ना, नॉर्मल कोई भी एक पतली भी किताब अगर पढ़ोगे ना, मैं गारंटी कहता हूँ जीएस सुधर जाएगा, लेकिन पढ़ो तो सही, ठीक है। 40 कंटेंट मत फॉलो करो, कोई एक पिकअप करो और उसके बाद उसके ऊपर वाकई में काम करना शुरू करो। अगर वो 8 से 9 सब्जेक्ट है मेरे भाई, तो वो 8 से 9 सब्जेक्ट के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट और लीस्ट यहाँ पर ये टाइपिंग, ये बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। अभी से देखो सारे पेपर्स में, चाहे वो CHSL का पेपर है या वो मेरे भाई अदर पेपर है, सब में टाइपिंग का एक बहुत बड़ा रोल रह रहा है। और टाइपिंग में अगर आपका अच्छा थोड़ा सा जो है की डिप्रेशन नहीं है और अच्छी चीज़ें मेरे भाई नहीं है, तो वो भी आपको परेशान करेगी। इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये बोलूँगा, ठीक है, तरीके से मेरे भाई बोलूँगा यहाँ पे कि टाइपिंग पर अभी से काम करना शुरू कर दो। अगर आपके पास लैपटॉप है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई पुराना सिस्टम 8,000 10,000 के बीच में जो है वो खरीद कर लेकर आओ और उसके ऊपर टाइपिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करना शुरू करो। और अगर नहीं होता है तो कोई साइबर कैफे आसपास किसी से बात कर लो, लेकिन इसके ऊपर काम करो। सोचो कितना बुरा अगर आपको लगेगा कि आपका प्री बहुत अच्छा गया, आपका मेंस बहुत अच्छा गया, आपका कंप्यूटर बहुत अच्छा गया, लेकिन लास्ट में जाके आप टाइपिंग से छट गए। तो मैं या कोई भी ये बात नहीं चाहेगा कि ऐसी स्थिति आपके साथ आए और आपको ऐसी प्रॉब्लम का फेस करना पड़े। आज के समय गवर्नमेंट जॉब में टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। और टाइपिंग ऐसी भी चीज़ नहीं है कि हाँ हम 4 दिन में सीख सकते हैं, 5 दिन में सीख सकते हैं। डेली का जो है यहाँ पर काम में आना बहुत ज़रूरी है। मैं बोलूँगा टाइपिंग को अभी से प्रैक्टिस में इसीलिए लेकर चले आओ क्योंकि जब मेंस का पेपर आएगा ना, तो सारे बच्चों का जनरली जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि हम इस मेंस में बेहतर कैसे करें।
और उसमें भी अगर आप अपना डेली का 1 से 1.5 घंटा, जहाँ पर जोश बहुत हाई लेवल पर होता है, जब प्री हो जाता है हमारा मेंस के लिए हम फाइट कर रहे होते हैं, उसमें अगर आप 1 घंटा डेली टाइपिंग का दे रहे हो ना, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा आप अपने दिन का गंवा रहे हो एक बेफिजूल सी चीज़ में। तो इसीलिए टाइपिंग को निपटा अभी लो, बाद में प्रैक्टिस में रखे रहना, और अपना कभी गाना सुनते सुनते टाइपिंग कर लिया तो कर लिया, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट एक और पार्ट है जीएस में मेरे भाई कंप्यूटर के ऊपर भी बहुत तगड़ी प्रैक्टिस करिए दोस्तों। एक छोटी सी बात बोलूँगा, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं आप लोगों के लिए। कई मतलब यहाँ पर है ना, आज पूरा दिन लगा है, कल पूरा दिन लगा है, तबीयत खराब था, फीवर में था, तब भी लैपटॉप पे बैठ के पीपीटी बना रहा था। तो रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लाइक्स को कम से कम 10,000 से ऊपर करिए, और बाकी लोगों तक भी वीडियो शेयर करते रहिए, ताकि थोड़ा और एनर्जेटिकली आए। और अंदर से आज जितनी चीज़ें आ रही है ना बाहर, जो मैं कई दिनों से बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माइंड एक स्टेबल नहीं होने के चलते मैं बता नहीं पा रहा था, आज मैं और उसको बाहर लेकर आऊँ और मैं बता पाऊँ। ठीक है, तो हर जगह पर शेयर करते रहिए यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने जैसे कंप्यूटर के लिए कहा, कंप्यूटर के लिए अपने रिसोर्सेज को फिक्स कर लीजिए। इस बार के टॉपर्स की काफ़ी सारी वीडियोस आएंगे, वो बताएंगे भी कि उन्होंने कहाँ कहाँ से तैयारी किया था और क्या एक सही सोर्स था, उनको फॉलो अप कर लीजिए। ठीक है, एक अपना फिक्स मार्केट में कोई पतली सी किताब आ रही है, किसी टीचर की आ रही है, ऑथर की आ रही है, आप उसको कंप्लीट करिए। ऑनलाइन में जब आप मॉक टेस्ट भी देंगे मेंस का, तो वहाँ पर भी देखिए कि क्या गलतियाँ हुई, और जो गलती हुई उसको सीखने की कोशिश करिए। सिलेबस इतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन अगर सही नॉलेज नहीं है मेरे भाई लोगों को ना, तो वो उनके लिए इतना ज़्यादा हो जाता है कि अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी कंप्यूटर के चलते वो बाहर हो जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि सही तरीके से अपने सिलेबस के ऊपर काम करना, और टाइपिंग पर डेली मेरे भाई फोकस करना, इस बात का मेरे भाई ध्यान रखो यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट एट द लास्ट हम कंक्लूड करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं आपका। लास्ट पॉइंट मेरा यहाँ पर क्या है, कोई भी तैयारी हम करते हैं, ठीक है, हमें चलो ये पता चल गया हमारा सिलेबस क्या है, हमने अपने एजुकेटर को भी पिक कर लिया कि हमें पढ़ना किससे है, हमने अपने बुक्स भी खरीद लिए कि हमें इन किताबों से पढ़ना है, हमें ये भी पता चल गया कि हमें मॉक टेस्ट देना है, हमें ये भी पता चल गया कि हफ्ते के एंड में रिवीजन करना है। ठीक है, ये हमारा मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का शेड्यूल होना चाहिए। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, 9 बजे तक हम अपने लाइब्रेरी पकड़े हुए हैं, और एक अच्छा कंसिस्टेंसी हम बनाए हुए हैं। लेकिन एट द एंड उसके बाद भी कई ऐसी चीज़ें हमारे पर्सनल लाइफ में चीज़ों को डिस्टर्ब कर रही होती हैं, जिससे हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। उन चीज़ों पर मेरा ध्यान देना है। सबसे पहला पॉइंट मेरे भाई, एट लास्ट अवॉइड नेगेटिव थॉट्स एंड पर्सन, ये बहुत ज़रूरी है। आपके मन में मेरे भाई नेगेटिव विचार आएंगे, और सबसे पहला मैं आपको नेगेटिव विचार बताता हूँ। जैसे मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, मैं हूँ, पिछले 3 साल से मैं सीजल की तैयारी कर रहा हूँ, और हर बार मेरा पेपर में सिलेक्शन रुक जा रहा है। तो उस केस में क्या होता है कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम खत्म सा हो जाता है, हमें अपने ऊपर विश्वास ही कम होने लगता है। यार हम कर भी सकते हैं क्या, पेपर हमारा होगा भी क्या, यार तेरा कुछ नहीं होने वाला है। स्पेशली अपने कम मतलब अपने से कम नॉलेज वाले लोगों को भी जब हम सेलेक्ट होते देख रहे होते हैं ना, तो वहां पर तो अपने आप को हम और धाराशाही कर देते हैं। हमें लगता है यार तेरा क्या हो गया, तू तो खत्म ही हो गया। तो वो नेगेटिव थॉट है ना, कम करता है। ये उसी तरीके का एक बार हो गया कि जैसे मानो मैं गाड़ी लेके रोड पे निकला, पहले दिन मेरा एक्सीडेंट, दूसरे दिन लेके निकला और एक्सीडेंट, तीसरे दिन लेके निकला, और जब ऐसी घटना मेरे साथ 6-7 बार हो जाएगी ना, तो 8वीं बार मुझे गाड़ी चलाने में भी डर लगेगा, भाई गाड़ी लेके जाएगा तो ठोक देगा। वही वाली कहानी हो रखी है आपके साथ। आप अपने मन से इतना बंद से गए, अपने नेगेटिव थॉट, अपने नेगेटिव लोगों से इतने बंद से गए ना, कि आप धीरे 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 जो इंसान हंसता था, खेलता था, मुस्कुराता था, लोगों से बात करता था, उसके माइंड में अच्छे थॉट्स आते थे, क्रिएटिव करने का कुछ मन करता था, नई चीजें पढ़ने का मन करता था, लोगों के ताने और बाकी नेगेटिव थॉट से आप धीरे 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 अपने आप को समेटते चले गए। अब ना किसी से आपको बात करने में इंटरेस्ट है, ना किसी से कुछ बात मिलने में इंटरेस्ट है, ना कुछ नया पढ़ने का मन है। अपने ख्यालों में सिमटे पड़े हैं, बैठ के दुबक के कोने में रो रहे हैं। बस वहीं पर कहानी खत्म हो जाती है, क्योंकि ये दिमाग जो है ना, ये ऐसा है कि एक उपजाऊ जमीन है, और इसके ऊपर जो है ना, जितनी एक तरीके से बीज डालोगे ना, ये उतना बढ़िया फसल करके देने वाला है। लेकिन आप इसको बंजर बनाए जा रहे हो, अपने ख्यालों में दबाए जा रहे हो, कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हो। मेरे भाई इतना भी आपने बुरा कोई काम नहीं किया है, ऐसा भी कुछ नहीं हो गया, आपको ये आतंकवादी घोषित नहीं कर दिए गए हैं, आपको देशद्रोही घोषित नहीं कर दिए गए हैं कि आप अपने मन में इतना गिल्ट लेकर बैठे हैं, इतनी नेगेटिव थॉट लेके बैठे हैं। लड़कियों के केस में मैं बात करूं, सर नहीं हुआ तो मेरे शादी करवा देंगे मेरे घर वाले, नहीं हुआ तो हम क्या मुंह दिखाएंगे, मेरे पापा वॉचमैन की ड्यूटी करते हैं, बहुत मुश्किल से पढ़ा रहे हैं, खेत बेच के पढ़ा रहे हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। डर होना जरूरी है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो इतना भी ना डर हावी हो जाए आपके दिमाग के ऊपर कि कुछ शुभ काम भी करने जा रहे हैं और साला वो खत्म कर दे आपको।
तो पहली बात, नेगेटिव थॉट खत्म करो अपने मन में, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, ये सोचो कि यार ठीक है भाई, मेरा नहीं होगा सिलेक्शन तो किसका होगा, हाँ ठीक है ना 2023 में वैकेंसी कम है, कोई बात नहीं, रिपीटर भी है, बट भाई मेरी मेहनत इतनी ऊपर हो जाएगी ना कि बाकी लोगों से मैं ऊपर चला जाऊंगा यार। किस बात का डर है? कोई मेहनत में कमी है आपके क्या? आप दूसरों से कम है क्या? तो फिर किस बात का डर रहे हो? थोड़ा खुलकर बाहर आओ यार, पढ़ो यार, थोड़ा लोगों से बात करो, थोड़ा विचार रखो, थोड़ा मुस्कुराओ यार, अधिकार है आपको, ऐसा कोई गलत काम आपने नहीं किया है यहाँ पे, आप कोई टेररिस्ट नहीं है, आप यहाँ पर कोई आतंकवादी नहीं है, कोई बम नहीं फोड़ा आपने यहाँ पे जाके, किसी का खून नहीं किया आपने यहाँ पे। हाँ ठीक है, पेपर नहीं हुआ, असफल हो गए, कोई बात नहीं। कौन इंसान अपने पेपर में, क्या मैथ्स में मैं कभी फेल नहीं हुआ अपने लाइफ में? चौथी क्लास में फेल हो गया था मेरे भाई, मैथ्स में ही फेल हो गया, 35 नंबर आए थे। समझाया मेरे घर वालों ने, यार मैथ्स का एजुकेटर हूं मैं आज। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर चीजों को लेके, होती है चीजें, बट वो एक शुरुआत है, एंड नहीं है। आप एंड को, आप जिस चीज को है ना फेल हो गए वहीं पर उसको आप एंड मान के चलना शुरू कर देते हैं, वहीं कहानी खत्म हो जाती है। तो ये नेगेटिव पीपल को भी और नेगेटिव थॉट्स को भी बंद करिए, मत आने दीजिए, एंट्री मत आने दीजिए भाई, दूर रहे यार। तो भाई अभी अभी है ना भाई, दूर रहे, नहीं आना भाई, बहुत मुश्किल से अपने आप को पॉजिटिव किया है, नहीं आना। कोई लोग भी अगर आपके पास अगर बैठ के है ना, स्पेशली लड़कों में रूममेट्स होते हैं, पटना मैंने देखा है और भी आसपास जगह पे मैंने देखा है, ठीक है, आ जाएंगे, अरे भाई वो तो इतना घंटा पढ़ता है यार, अब साला उसके चक्कर में अपना पढ़ाई खत्म है। हम 8 घंटा आज लाइब्रेरी में पढ़ के आए हैं और पता चला कि वो 10 घंटा पढ़ के आया। अब इस बात पे दिमाग खराब है कि वो 10 घंटा पढ़ के आया है, उसने तो पूरी की पूरी एसपी बख्शी की किताब निपटा दी यार, एसपी बख्शी के सारे वोकैबुलरी याद कर डाले, सारे के सारे ग्रामर याद कर डाले। अब अपनी पढ़ाई वहां फीकी पड़ गई, दूसरे की ज्यादा हावी हो गई, ये मत करना। मान लो लाइब्रेरी में बैठे हो, बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही है, बगल वाले ने मॉक टेस्ट दिया और जहां उसका स्कोर देखा ना 175, और वहां वो अपना डींगे हाँकना शुरू कर देगा, आप सच में उस बात को सीरियस लेके चले जाएंगे। अरे यार सही कह रहा भाई, यार मेरा तो है ना 110 ही नंबर आता है, देखना उसका 170 नंबर आ रहा है, मेरा कैसे सिलेक्शन होगा? अरे तुम्हें क्या पता, एक बार वो घर पे पेपर दे के आया है, उसी मॉक को किसी और आईडी से हो सकता है उसने घर पर पेपर दिया हो, एक अटेम्प्ट दे चुका, उसको आंसर तक याद हो, और दूसरी बार तुम्हारे आगे स्टार्टअप दिखाने के चक्कर में पेपर दे रहा है और तुम्हारा मोरल डाउन कर रहा है और तुम नेगेटिव हो रहे हो। वास्तविकता में जियो ना मेरे भाई, बहुत ऐसी चीजें पता नहीं होती, इसीलिए इन लोगों से दूर रहो, अपने आप को बेहतर करो, बहुत बड़ी बात है, नहीं पता होता ना चीजें आपको, आप लोगों को। तीसरी बात अगर हम बात करें तो यहाँ पर अवॉइड सोशल मीडिया, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। एक पर्सन है जो मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं और राइट नाउ जो है वो एएसओ इन रेलवे में सेलेक्टेड हैं। तो एक बात उन्होंने बोली थी कि देख भाई, मेरे समय उतना कंपटीशन नहीं था, लेकिन मैं जो है अपने आप को एक बड़ा टफ जोन में लेकर गया था। जब मैं मॉक देता था ना, तो मेरा मॉक में हमेशा स्कोर 1 से 10 के बीच रहता था। तो उन्होंने कहा कि एक बार ऐसा वक्त आया जहां पर मेरा मॉक का जो स्कोर था वो ऐसा हो गया कि मैं ऑल इंडिया रैंक 100 से बाहर चला गया और मुझे उस दिन डर हो गया, ठीक है। फिर मैं बैठकर वहीं सोचता रहा कि क्या ऐसी गलती हुई कि मेरा स्कोर इतना बाहर गया, और वहां मूल्यांकन करना बहुत जरूरी पड़ जाता है। आप टॉप पर चल रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप एक झटके में भी नीचे आ रहे हैं तो आपको वहां सोचने की आवश्यकता है कि यार क्यों हुआ, ठीक है। कई बार है ना, अपना आकलन हमें जो है ना आगे नहीं बढ़ने देता। आप ये देखो, अंबानी बहुत रिचेस्ट हैं, ठीक है, अपने रिचेस से, ऐसा नहीं है वो काम नहीं करते होंगे, ऐसा भी नहीं है मेरे भाई यहाँ पर कि उन्होंने काम करना छोड़ दिया होगा, लेकिन उनसे कई गुना ज्यादा मेहनत अदानी ने की और वो आगे बढ़ गए। अब अंबानी जी को करने की जरूरत क्या है यहाँ पे कि वो अपना आकलन करे कि किन किन कारणों से हम पीछे हुए हैं। हो सकता है गवर्नमेंट का सपोर्ट उनको मिला हो या कुछ और भी चीज हो, बट मुझे भी वो काम करना चाहिए ताकि मैं टॉप पर बना रहूं। उसी तरीके से अगर आप एक स्टूडेंट है, आपका स्कोर कम आता है, तो आपको आकलन करना है, मैथ्स कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है, क्या पॉइंट हमारा वीक है, और यहाँ पर किन किन चीज़ों पे, ये आपका थर्ड पॉइंट है, सेल्फ एनालिसिस। और मैं जो सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहा था, क्यों, देखिए अपने पेपर के 1 से 2 महीना पहले अपने सभी चीज़ों को कोशिश करिए ब्लॉक करके रख देने की। जब हम अपना कॉलेज छोड़ें, हम अपने कॉलेज में प्रेसिडेंट हैं, चुनाव लड़ा बढ़िया वाला लास्ट ईयर में आते आते, ठीक है, बोलने की कला आ गई और भी चीज़ें आ गई तो बन गए, मतलब ठीक है। लेकिन थर्ड ईयर के बाद है ना, जब हम वजीराबाद दिल्ली जैसे शहर में शिफ्ट हुए और वजीराबाद में शिफ्ट हुए, उसके बाद हमने अपना माइंडसेट बना लिया, बहुत ही सिंपल। फेसबुक उसी दिन बंद कर दिया, एक वो अकाउंट था, आज भी मुझे याद नहीं है कि मेरा वो फेसबुक अकाउंट क्या था, ट्विटर बनाया था, उसी दिन बंद कर दिया, और भी चीज़ें सारी बंद कर दी, नंबर मैंने बदल दिया। बहुत सिंपल सा बात था कि वो दोस्त मुझे दोबारा फ़ोन करेंगे, मुझे दोबारा बुलाएंगे, ठीक है, फिर वही मेरा हैंग आउट चलता रहेगा और फिर मेरा वही कहानी रहेगा। और आज मैं इतना दावा करता हूँ कि जिस स्कूल से मैंने पढ़ाई की है, चाहे छठी से लेकर 10वीं तक हो, या जिस कॉलेज से मैं ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, अपने अपने बैच की अगर मैं बात करूँ, तो अपने सभी दोस्तों में अगर सबसे आगे कोई खड़ा है तो मैं हूँ। ये आज की स्थिति बता रहा हूँ, कल कोई और हो जाए वो अलग बात है।
तो इसीलिए मेरे भाई मैंने कहा कि सोशल मीडिया को अवॉइड करो। कौन क्या कर रहा है, किसकी लुगाई किसके साथ भागी, किसका ब्रेकअप हुआ, किसका पैचअप हुआ, कौन जीता कौन हारा आईपीएल में, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने ऊपर काम करो, वो मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ बात करूंगा, अपने आप को मोटिवेट करो, ये बहुत जरूरी है। कई लोग हैं ना, आप चीजों को सोचिए, ऐसे समझिए, मैं आज बच्चों से मिलता हूँ और जो सबसे ज्यादा मुझे बूस्टअप करता है, अरे दुनिया को छोड़ो यार, मैं आज पढ़ा रहा हूँ, भगवान के दया से एक अच्छा नाम भी हो गया, भगवान के दया से एक अच्छी चीजें भी हो गई, ठीक है, लेकिन आज भी मैं डेली अपने आप को मोटिवेट करता हूँ। और मोटिवेट कैसे होता है? आप लोगों के कमेंट से। मोटिवेट कैसे होता हूँ? आप लोगों की उन बातों से। और मुझे लगता है कि अगर आज मैं यहाँ पर हूं तो अगले दिन मैं इस पे और मेहनत करके और आगे बढ़ूंगा। आप देखो जो ये पीपीटी है, आज के पहले क्या आपने ऐसी पीपीटी मेरी किसी भी क्लास में देखी होगी? मैं सोचता तो ये भी होता, अरे यार बहुत बड़े एजुकेटर हो गए हो तुम, तुम्हें क्या जरूरत है यहाँ पर, इतने बड़े हो गए कि पूछो मत, तुम पूरे भारत को पढ़ा रहे हो, तुम पूरे विश्व को पढ़ा रहे हो, मन में घमंड। ठीक है, अब वो चीज मुझे डुबाती है यहाँ पे। उससे पहले मैंने क्या सोचा, नहीं यार मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बच्चों को जो है ना वो काफी परेशान है, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कई ऐसी चीजें हैं जो वो गलतियां कर रहे हैं। यहाँ पर आप सामने आइए, खुद मेहनत करिए, आगे बढ़िए, थोड़ा उनको और जो है मोटिवेट करिए। ठीक है, उसी तरीके से कई बार मैं अपने लाइफ में गिरा, लेकिन गिरने का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा आप गड्ढे में ही पड़े रहेंगे यार, उससे ऊपर उठेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज मैं कई लोगों से मिल रहा होता हूँ और जब उनके एम्बिशंस को जानता हूँ तो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता हूँ कि यार अभी तुम यहीं पर हो, तुम्हें आगे बढ़ना है। लेकिन महसूस करने के बाद मैं रोक नहीं लेता हूँ अपने आप को, मैं और मेहनत करने की कोशिश करता हूँ। ऑनेस्टली बताओ, और ऊपर जाने की इच्छा होती है। आज यहाँ पर है, कल कहीं और होंगे, और मेहनत करेंगे यार, और पैसा कमाएंगे, और नाम कमाएंगे। तो रोकना क्यों है अपने आप को? क्या क्षमता आपके अंदर नहीं है? वही 24 घंटे आपको भी मिले हैं, वही 24 घंटे मुझे मिले हैं, वही 24 घंटे मोदी जी को मिले हैं। तो जब एक इंसान यहाँ पर चाय बेचते बेचते, अखबार बेचते बेचते उस मुकाम तक पहुंच सकता है, एपीजे अब्दुल कलाम अखबार बेचते बेचते प्रेसिडेंट और मिसाइल मैन बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं? क्या भगवान ने कमी दी आपको? 2 हाथ की जगह 1 हाथ दे दिया, या फिर आपको अपंग बना दिया, या फिर आर्थिक रूप से आप कमजोर हो गए? भाई दिमाग से जो इंसान कमजोर जब तक नहीं है ना, दुनिया की कोई ताकत उसको हिला नहीं सकती है। इसलिए कई लोग जब बड़े बन जाते हैं ना, जब एक मुकाम हासिल कर लेते हैं, तो उनको मेंटल प्रेशर बनाया जाता है, किसको? दिमाग से कमजोर कर, क्योंकि बाकी चीजों से ये होने वाला है नहीं। पैसे की तंगी चंद देर में खत्म हो सकती है, अगर दिमाग से तंग हो गए ना मेरे भाई, तो सबसे बड़ा चोट वो होता है। इस बात को ध्यान रखो। जितने लोग कहते हैं ना मोटिवेशन ये है, मोटिवेशन वो है, मोटिवेशन वो है, 2 मिनट में अगर इनकम टैक्स की रेट पड़ जाए ना, जहां पर दिमाग शून्य हो जाए, भाई साहब खत्म हो जाएगी कहानी वहां पे। रीजन बता रहा हूं, कुछ भी हो जाए, कोई ये घटना हो जाए, आप ऐसे समझो, आप ऐसी स्थिति समझो, वो दुर्घटना किसी के साथ होती है, वैसे सिचुएशन में आप देखिए क्या होता है, हाथ कांप रहे होते हैं और भी चीजें हो रही होती हैं। रीजन, हम वहां पर ये सोचना दिमाग बंद कर देता है कि अब आगे करे क्या। ठीक है, तो इंसान के हालात भी ऐसे होते हैं, जब असफलताएं मिलती हैं, जब और चीजों में हम कमजोर हो जाते हैं ना, तो वहां पर ऐसा लगता है अगला कदम क्या है। वहां सोचना है, अपने आप को मोटिवेट करना है, अपने आप को बूस्टअप करना है, और मेरे भाई और आगे लेके जाना है। जो भी तरीका है, जिसको भी आप फॉलो करते हैं, जिस भी सोर्सेस को आप फॉलो कर रहे हैं, किसी के अगर रील से आपको मोटिवेशन मिल रहा है, किसी के वीडियो से मिल रहा है, किसी के सक्सेस स्टोरी से मिल रहा है। मैं भी सुना करता था जो स्टॉक्स के एक से एक कहानियों से मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, और उसी इंस्पिरेशन ने ना आज मेरे एक एक चीजों को पूरा किया है। आप ऐसे समझो कि जैसे मानो अगर आज आप विराट कोहली को सुनते ही नहीं हो, विराट कोहली को आप जानते ही नहीं हो, आपको यही नहीं पता कि सचिन एक वक्त पे डाउन आ चुके थे, उसके बाद उन्होंने उठाया अपने आप को, कैसे आप कैसे अपने आप को मोटिवेट कर पाओगे, कैसे आप ऊपर लेके जा पाओगे? तो असल में वो जो एक मोटिवेशन होता है ना, वो हमें एक सपना दिखाता है, और वो सपना दिखाता है तो उस सपने के लिए हम मेहनत करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे किसी ने, मुझे आज भी वो दिन याद है कि 10वीं में मैं एकदम नालायक था और मेरा वो पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। एक मेरा भाई था, उसके पापा टीचर हैं और बहुत अच्छा, उसने मुझे कहा कि भाई आदित्य देख यार, 4 साल की तेरी मेहनत है, तू 4 साल मेहनत कर लेगा ढंग से, उसके बाद मैं बता रहा हूँ तेरी लाइफ बहुत बेस्ट होने वाली है। और बहुत सारी बातें उसने बताई जो समय के कारण मैं बता नहीं सकता, और उसकी बातों पे मानता चला गया कि हाँ यार ऐसा भी संभव है। फिर जब कॉलेज में आए, जब हमने लोगों को देखा बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, जब हमने देखा कि यार उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है, यहाँ दिल्ली में इस तरीके से होता है, मेट्रो में मैंने देखा कि हाँ यार लोग मतलब एक ब्रांडेड चीजें पहन रहे हैं, घूम रहे हैं, शौक है यहाँ पर लोगों का, यार ये ऑडी होता है, ये BMW होता है, मोटिवेट हुए यार चीजों को लेकर। क्यों नहीं कर सकता यार, तेरे पास क्यों नहीं हो सकता है BMW ऑडी? यार मेहनत करना, भगवान ने कमी दी है क्या? नॉलेज दिया ना, हाथ पांव दिए ना, काम कर सकता है ना, बुद्धि चला सकता है ना, तो चलाना। फिर अपंगों की तरह बैठा क्यों है? क्यों उस गली में 4 कमरे में बैठ के सोकर दिन भर मूवी देख रहा है? यार उठ जा, खड़ा हो जा, आगे बढ़े यार, बहुत चीजें हैं पाने को, नजरें उठा के तो देख आसपास कितनी है। राख से भी तो बहुत कुछ खड़ा कर सकता है, और उस चीज की मोटिवेशन है, उस चीज की मेहनत ने मुझे बहुत आगे पुशअप किया। तो वो चीज थोड़ा सा आप एनालाइज करो। चंद क्वेश्चन ही तो है, पेपर ही तो है, क्यों नहीं कर सकते यार? वो थोड़ा सा है ना अपने अंदर लेकर आओ, बहुत जरूरी है। लास्ट पॉइंट यहाँ पर
10 घंटे के ऊपर की स्टडी, ये भी बहुत जरूरी है। अगर आप कम पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। मेरा मानना ये है, आज मेरे काम को लेकर देखो, मैं अपने काम में इतना सीरियस हो चुका होता हूँ ना, कई बार मेरे घर वाले इतना मुझे बोल देते हैं, ठीक है, मम्मी से सुनने को मिल जाता है, पापा से सुनने को मिल जाता है, तुम्हें अपने काम से मतलब ही नहीं, तुम हम लोग को भूल चुके हो, ठीक है, क्या फायदा तुम्हारी ऐसी कामयाबी का जहां पर तुम मुझे इस वक्त ही ना दो, 1 घंटे भी ना दो, 2 घंटे भी ना दो, तुम अपने ऊपर काम करना भूल चुके हो, आंखों के नीचे तुम्हारे डार्क सर्कल्स आते हैं, चेहरे को देख के ऐसा लगता है कि तुम्हारे में कितनी थकान भरी हुई है। 100 बातें भाई साहब सुनने को मिलती है, 100 बातें। लेकिन फिर भी मेरा जो काम को लेकर डेडिकेशन है ना, वो खत्म नहीं होता। रात को 4 बजे सोऊं, सुबह 8 बजे उठ के फिर भी ऑफलाइन क्लास लेने जाना है। शीट मुझे तब भी बनानी है, किताब के ऊपर मुझे तब भी काम करना है। दुनिया मतलब आए दिन लोग नेगेटिव बोलते रहेंगे मेरे बारे में, फिर भी मुझे अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को बेहतर करना है, अपने ऊपर को और काम करते जाना है, और बेहतर करते जाना है, और बेहतर करते जाना है। वो वाली बात है। तो आपके अंदर कम से कम इतना तो मेरे भाई काम होना ही चाहिए। आज एक टाइपिस्ट मेरे यहाँ आता है ना, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक काम करता है। भाई मैं उसको देख के मोटिवेट होता हूँ कि इस एज में भी कोई व्यक्ति 9 घंटे तक लगातार काम कैसे कर सकता है। और अगर टाइपिस्ट 9 घंटे जो है सिस्टम पर बैठकर 15,000 की सैलरी के लिए, 20,000 की सैलरी के लिए काम कर सकता है, तो एक स्टूडेंट होके आप अपने लाइब्रेरी में मेरे भाई 9 घंटे क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, जिसने अपने जीवन में आज तक कुछ हासिल ही नहीं किया है? क्यों नहीं कर सकते आप, ये बताइए। तो ये थोड़ा सा सिटिंग अपनी बनाओ। और लास्ट बोलूंगा, थोड़ा असेटिक बनो। असेटिक एक शब्द है, वोकैबुलरी में बहुत अच्छा है, साधु संत वाला जीवन वाला कहते हैं यहाँ पर। मतलब दुनियादारी से मतलब मत रखो, बाकी चीजों को थोड़ा भूल जाओ, अपने ऊपर काम करना शुरू करो, ठीक है। थोड़ा मोह, थोड़ा और चीजों को त्यागो, थोड़ा जो लेविश लाइफ अपनी बना रखी है, थोड़ा सा एकदम जो है घूमना फिरना, शौक और भाई पार्टी में जाना, अपने आप को मेंटेन करना, थोड़ा ज्यादा शो ऑफ करना, इन चीजों को थोड़ा बंद करो, ठीक है। जब मैं अपने रूम में था ना, और जब मैं पढ़ाई करता था, तो मेरे भाई जब मुझे पहली बार ट्यूशन पढ़ाना पड़ा, तब मुझे आज भी वो दिन याद है कि गुरुकुल में तब मैंने शीशा खरीद के मंगवाया था कि यार शीशा ला दो, कल से चेहरा देख के जाना पड़ेगा, जो है वो पढ़ाने जाना है, गर्ल्स गुरुकुल में पढ़ाने जाना है, चूंकि लड़कियां होंगी, वार्डन्स होंगे, और भी चीज़ होंगी, तो एक थोड़ा टीचर वाली फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ थोड़ा ध्यान दे के जा रहा है। कुछ भी चीज मंगाना होता था ना, तो वहां पर जो लड़का था, वार्डन था, उसको मैं बोल देता था कि भाई कुछ लेकर आ जाओ, मेरे लिए जाना है, बाहर जाना मुझे पसंद नहीं होता था। हर किसी के अपने अपने तरीके होते हैं। जब वक्त होता है, मैं खुद बोल रहा हूँ कि जियो, थोड़ा बाहर आओ, लेकिन जब पेपर के आखिरी 1-1.5 महीने है ना, तो उस समय तो जान ऐसी लगा दो कि अब नहीं तो कभी नहीं मेरे भाई, वो वाली आनी चाहिए आपके अंदर। तो ये वाला लास्ट पॉइंट है कि एकदम असेटिक बनो जब जरूरत है। पेपर के आखिरी 2 महीने हैं, दुनियादारी भूलो, आईपीएल भूलो, बाकी चीजें भूलो, रिलेशनशिप भूलो, सब कुछ त्यागो, और मेरे भाई लग जाओ अपने पेपर में। 10 से 12 घंटे की स्टडी डेली निकालो और यहाँ पर झोंक दो अपने आप को। तभी मेरे भाई ये 2023 में हो पाएगा, नहीं तो मेरे भाई बहुत मुश्किल होने वाली है, ठीक है। इसलिए एक छोटी सी बात बोलूंगा यहाँ पर कि सक्सेस की सबसे खास बात यही होती है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। किसी के बोलने से कोई सक्सेसफुल नहीं होता है, किसी के उठाने से कोई सक्सेसफुल नहीं होता है। सक्सेसफुल आप तब होते हैं जब वाकई में आप मेहनत करते हैं, और आपकी कामयाबी न एक दिन में बनी है और न एक दिन में कोई गिरा सकता है। लोग जितना जल्दी मान ले उतना बेहतर है, ठीक है, बाकी का तो कुछ कह ही नहीं सकते। उसी तरीके से आप यहाँ पर सेलेक्टेड होंगे ना, तो एक दिन का ये सफर नहीं रहा होगा, आपके वर्षों की, आपके सालों की ये मेहनत होगी जो आपको यहाँ तक लेकर आई होगी। इसलिए बहुत आवश्यकता है मेरे भाई अपने ऊपर काम करने की और मेहनत करने की। वो सेलेक्ट हो गया, उसके रीजन जानोगे, लेकिन आप क्यों नहीं हुए वो भी तो जानो, और मेहनत करना शुरू करो, ठीक है। तो बस मैं इतना ही बात आपको बोलूंगा आज के सेशन में, और बाकी समझदार हो आप। आज से सोशल मीडिया के यूज भी जानो, मिसयूज भी जानो, और उसके ऊपर जो है ध्यान दो अपना, ठीक है। कोशिश किया होगा मैंने कि आपके सारे पॉइंट्स को क्लियर कर पाया हूँ। इसके अलावा अगर आपका कोई भी पॉइंट रहता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे भाई मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत आप लोगों का आभारी रहूंगा। और काफ़ी समय से मैं इसके ऊपर काम कर रहा था, सोच रहा था कि आपके क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, किन किन चीज़ों पर मैं काम कर सकता हूँ, और वो सारे पॉइंट मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। कल रात 8:30 से मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी यूट्यूब पर। एक तबीयत खराब था और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से ब्रेक लिया था, लेकिन कल रात 8:30 से मेरी डेली यूट्यूब पर क्लास चलेगी, और बाकी टीचर्स की भी हमारी क्लासेस चलेंगी। तो आप लोग लाइव रहिए, और ये जो आखिरी का 2 महीना है ना, इसके ऊपर पूरा ज़बरदस्त जोर मारिए और बहुत आगे बढ़िए। बाकी वीडियो कैसे लगी अपने लाइक के माध्यम से ज़रूर बता दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। मेहनत करते रहिए, जीवन में कामयाब बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। भगवान खुश रखे आप लोगों को और बहुत कामयाब बनाए, बस इतनी ही दुआ है। धन्यवाद भाई।